अध्याय 1171 सभी आत्मिक शिराओं का अभिशाप। तलवार गठबंधन। वह क्या है? यहाँ हर कोई युआन फैंग को आश्चर्य से देख रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि उसके कामों ने उन्हें वाकई हैरान कर दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई आगे आकर मना कर देगा। भले ही वह एक अर्ध सम्राट था, लेकिन उन्हें लगा कि वह वाकई बहुत साहसी था। आखिरकार डूम्सडे सिटी महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक थी। इसके अलावा वे अभी 6 अर्ध सम्राटों का सामना कर रहे थे। काले वस्त्र पहने आदमी भी दंग रह गया। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आगे आकर मना कर देगा। वह युआन फैंग को एक उदाहरण देने ही वाला था कि युआन फैंग ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। सब लोग, हमने मिलकर इस खंडहर की खोज की है, तो वह किस आधार पर कह रहा है कि यह डूम्सडे सिटी का है? हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसका आधा हिस्सा डूम्सडे सिटी को क्यों मिलना चाहिए? यह हमारा है, तो हम इसे उन्हें क्यों दें? बहुतों के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। जाहिर है, युआन फैंग के शब्द उन पर असर कर गए। वे अपनी कमाई का आधा हिस्सा डूम्सडे सिटी को क्यों दें? तुम मौत को दावत दे रहे हो। काले वस्त्र पहने आदमी हमला करने ही वाला था कि अचानक प्रकाश की कई किरणें प्रकट हुईं, और फिर सफेद ड्रैगन को बांधने वाली रस्सियां तुरंत टूट गईं। दहाड़, सफेद ड्रैगन ने अचानक अपनी आंखें खोली और यांग ये की ओर देखा। उसके बाद वह सफेद रोशनी की किरण में बदल गया जो आसमान में उछलकर दूर की ओर भाग गया। आत्मा की नस। काले लबादे वाला आदमी चौंक गया। वह अब युआन फैंग से निपटने के लिए परेशान नहीं हो सकता था, और उसने तुरंत अपने पक्ष के अन्य अर्ध सम्राटों के साथ आत्मा की नस का पीछा किया। लेकिन दूर से काले लबादे वाले आदमी की आवाज गूंजने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें जाने मत दो। जो भी भागने की हिम्मत करे उसे मार डालो। जैसे ही काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आवाज गूंजी, प्रलयकालीन शहर के 1000 से अधिक उच्च पदस्थ संत, जो घाटी के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे, तुरंत यहां उपस्थित अन्य लोगों की ओर देखने लगे, और उनकी निगाहें हत्या की नीयत से भर उठीं। हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? मार डालो, किसी ने चिल्लाया, और फिर डूम्सडे सिटी के विशेषज्ञों की सेना पर प्रकाश की एक किरण चमकी, इससे पहले कि उनमें से एक का सिर जमीन पर गिर जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समूह का नेतृत्व करने वाला बूढ़ा आदमी गुस्से से दहाड़ उठा। क्या तुम सब मरना चाहते हो? उसने सेना को हमला करने का आदेश देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उनके अर्ध सम्राट आत्माशिरा का पीछा करने गए थे। लेकिन यहाँ 1 दर्जन से अधिक अर्ध सम्राट थे। जोखिम के बिना कोई लाभ नहीं है। पहले से आवाज एक बार फिर गूंजी, मार डालो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजनी बंद हुई, सेना में प्रकाश की एक और किरण फूट पड़ी और एक और सिर हवा में उड़ गया। मार डालो। इस बार कई अन्य लोगों ने झिझकना बंद कर दिया और घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। चूंकि कुछ लोग आगे बढ़ चुके थे, इसलिए बाकी लोगों के पास भी आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि एक बार उन अर्ध सम्राटों के वापस आ जाने पर उनका अंत हो जाएगा। ये लियू युन ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, लेकिन वह अभी भी उस व्यक्ति को खोजने में असमर्थ थी जिसने पहला हमला किया था। उसने कुछ पलों तक गहराई से सोचा और फिर अपना दाहिना हाथ लहराया। हमें मार डालो और बाहर निकलो। अगर वे अभी नहीं गए, तो काले लबादे वाले आदमी के समूह के वापस आने के बाद वहां से निकलना असंभव हो जाएगा। जहां तक प्रलय शहर की बात है, उसके पास अभी इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। मार डालो। सोलिटर मर्ज ज्वार की तरह आगे बढ़े। हमें मारकर बाहर निकालो। स्नोलान मर्क्स उनके ठीक पीछे थे। डूम्सडे सिटी के विशेषज्ञ जो प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे, वे तुरंत दंग रह गए। हालांकि उनके सामने की सेना में सिर्फ स्वतंत्र किसान और कुछ घटिया भाड़े के सैनिक थे, लेकिन उनके दुश्मन की संयुक्त सेना उनकी सेना से कहीं ज्यादा थी। तो वे ऐसी ताकत का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? समूह का नेतृत्व करने वाला बूढ़ा व्यक्ति मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाकर आदेश दिया, पीछे हटो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसके पीछे खड़ी सेना तुरंत हट गई और रास्ता खोल दिया। स्वतंत्र कृषकों और भाड़े के सैनिकों ने हत्या जारी रखने की कोशिश नहीं की, और वे बस घाटी से भाग गए। जहां तक उनका सवाल था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे दूर भाग जाएं और डूम्सडे सिटी के इलाके से दूर रहें। अन्यथा केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही होगी। अराजक भीड़ में यांग ये ने युआन फैंग की ओर देखा और कहा, हमारे तलवार गठबंधन से अन्य लोगों को बाहर ले जाओ और फिर खुद छिप जाओ। समझ गया। युआन फैंग ने यांग यी को सिर हिलाया और चला गया। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, और फिर उसका फिगर उस दिशा की ओर बढ़ गया जिस ओर सफेद ड्रैगन गया था। अगर यह संभव था, तो वह स्वाभाविक रूप से दिव्य ग्रेट स्पिरिट नस को फिसलने नहीं देना चाहता था। अगर यह अतीत में था, तो वह अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के बाद भी 6 अर्ध सम्राटों से लड़ने में बिल्कुल असमर्थ होगा, जब तक कि तलवार आत्मा और क्यूई जाग नहीं जाते। लेकिन अब 6 अर्ध सम्राटों की बात तो दूर, वह 12 अर्ध सम्राटों से भी नहीं डरता। अब वह सम्राटों से सीधे लड़ने की हिम्मत भी कर रहा है। अचानक यांग ये ने भौहें से कोड़ी, और फिर उसकी आकृति हिल गई और फिर वह वहीं गायब हो गया। यांग ये की स्थिति से 3 आकृतियों को गुजरने में ज्यादा समय नहीं लगा।
यह कोई और नहीं बल्कि ये लियून, म्यूकैंगलान और क्वासी सम्राट क्षेत्र के सोलिटर मर्स के अन्य बूढ़े व्यक्ति थे। यांग ये ने छाया से ये लियून की आकृति को देखा और उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा। उसने उसकी महत्वाकांक्षा को कम करके आंका था क्योंकि वह दिव्य ग्रेट स्पिरिट नस प्राप्त करने की कोशिश करना चाहती थी। लेकिन यह समझ में आता था क्योंकि ऐसी स्पिरिट नस रखने से यह पता चलता था कि किसी के पास डायमंड रैंक की शक्ति बनाने का अच्छा मौका होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी शक्ति में शामिल होने के लिए आकर्षित होंगे जिसके पास दिव्य ग्रेट स्पिरिट नस होगी। इसके अलावा भले ही इसका उपयोग डायमंड रैंक पावर स्थापित करने के लिए न किया गया हो, लेकिन इस तरह की स्पिरिट वेन रखने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उदाहरण के लिए, इसे बेचना। संक्षेप में, ताकत और महत्वाकांक्षा वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानेगा। यांग ये के पास से प्रकाश की और अधिक किरणें गुजरने में अधिक समय नहीं लगा। यांग ये ने उन पर नजर डाली। वहां स्नो लैंड मर्क्स के सदस्य, कुछ अन्य भाड़े के सैनिक समूह और यहां तक कि स्वतंत्र साधक भी थे। वे सभी अर्ध सम्राट थे। यह तो दिलचस्प हो रहा है। यांग ये ने ठहाका लगाया और वहीं गायब हो गया। दहाड़। अचानक दूर से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और उसमें दर्द की झलक थी। यह पकड़ा गया है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। सफेद ड्रैगन सिर्फ एक आत्माशिरा था। भले ही उसमें अपनी चेतना थी, लेकिन वह असली ड्रैगन नहीं था। इसलिए उसकी युद्ध शक्ति बिल्कुल कमजोर थी। बेशक अर्ध सम्राट क्षेत्र में एक असली ड्रैगन भी शायद 6 अर्ध सम्राटों की संयुक्त सेना के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में यांग ये ने काले वस्त्र पहने आदमी के समूह को देखा। इस समय सफेद ड्रैगन को चांदी के धागों से कसकर बांधा गया था और वे उसके चारों ओर खड़े थे। इस समय काले वस्त्र पहने हुए आदमी और अन्य लोगों के चेहरे पर काफी क्रूर और भद्दे भाव थे, क्योंकि ये लियूयुन और अन्य लोग उनके सामने खड़े थे। ये लियूयुन और अन्य लोगों में लगभग 13 अर्ध सम्राट शामिल थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि ये लियूयुन का पक्ष एक समझौते पर आ गया था। काले लबादे वाले आदमी ने उन्हें क्रूर निगाहों से देखा। क्या तुम सब मरना चाहते हो? ये लियून ने उदासीनता से कहा, तुम सिर्फ अपने आप को बहुत ज्यादा दयालु होने के लिए दोषी ठहरा सकती हो। जिस तरह से तुम्हारा डूम्सडे सिटी काम करता है, उसके आधार पर इस जगह से जाने पर हम निश्चित रूप से पीछा किए जाएंगे। चूंकि हमने डूम्सडे सिटी को नाराज किया है, तो फिर अंत तक तुम्हें नाराज क्यों ना करें। किसी भी हालत में डूम्सडे सिटी हमें नहीं छोड़ेगी। इसलिए बकवास बंद करो। हमें सिर्फ स्पिरिट वेन चाहिए। इसे सौंप दो और हम अभी चले जाएंगे। नहीं तो, काले लबादे वाला आदमी ठंडी हंसी हंसा, नहीं तो क्या? नहीं तो तुम सब आज यहीं मर जाओगे। ये लियून ने एक गहरे हरे रंग का लंबा धनुष निकाला। क्या कुछ घटिया स्वतंत्र किसान और भाड़े के सैनिक ऐसा करने जा रहे हैं? काले लबादे वाला आदमी तिरस्कार से हंसा, अगर हम तुम सबको कुचलना चाहते हैं, मार डालो। ये लियून ने उसे बीच में टोका, और फिर जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक स्याही काला तीर आगे की ओर चला। उसी समय अन्य अर्ध सम्राटों ने एक साथ हमला किया। उन्हें रोको। हमारे विशेषज्ञ अधिकतम 100 सांसों में यहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही काले वस्त्र पहने आदमी ने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर ये लियून और अन्य लोगों की ओर बढ़ गया। उसके पीछे अन्य अर्ध सम्राटों ने भी एक साथ हमला किया। आखिर वे एक दिव्य ग्रेड आत्मा नस को कैसे जाने दे सकते थे? उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि उनका भाग्य काफी दुखद था। युद्ध केवल 10 सांसों से भी कम समय तक चला था जब उनमें से एक गिर गया। यह मदद नहीं की जा सकती थी। ये लियून के पक्ष में उनकी सेना से 2 गुना अधिक ताकत थी, और वे सभी मरने के लिए तैयार थे। खासकर ऐसे समय में, उन्होंने जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों को अपने साथ ले जाने का संकल्प लिया था। इसलिए काले वस्त्र वाले आदमी का समूह पूरी तरह से नुकसान में था और उनका विनाश केवल समय की बात थी। जब वे भयंकर युद्ध में थे, तभी अचानक एक प्रकाश की किरण चमकी और सफेद ड्रैगन को बांधने वाले चांदी के धागे टूट गए। उसके बाद सफेद ड्रैगन के सामने अचानक एक काली छाया प्रकट हुई। अन्य लोग आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि उस आकृति ने सफेद ड्रैगन के सींग को पकड़ लिया और वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई, जो दूर जाकर गायब हो गई। यहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। एक पल बाद उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए, क्योंकि किसी ने उनका फायदा उठाया था। उन्होंने अपनी सांसें व्यर्थ नहीं जाने दी और तुरंत उनका पीछा करने निकल पड़े। काली छाया स्वाभाविक रूप से यांग ये थी। उसने सफेद ड्रैगन को पकड़ते ही अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था, और सफेद ड्रैगन उसकी गति को सहन करने में लगभग असमर्थ था। लेकिन यांग ये ने सफेद ड्रैगन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी गति बढ़ाना बंद नहीं किया। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, और सफेद ड्रैगन का चेहरा अत्यधिक दर्द से भरा हुआ था। स्ट्रोई के लिए, उसने खुद को उस जगह की जेब में छिपा लिया था जिसे जीर ने यांग ये की छाती के पास बनाया था। कुछ समय बीतने के बाद यांग ये अचानक रुक गया और अपनी छाती थपथपाई। स्ट्रोई तुरंत वहां से निकल आई। यांग ये जमीन पर लेटे सफेद ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया, और उसने मौत के कगार पर पहुंचे सफेद ड्रैगन को देखा और कहा, मेरे पीछे आओ, या
जब उसने यहाँ तक कहा तो उसने स्ट्रोई की ओर इशारा करते हुए कहा, या मैं उसे तुम्हें निगलने दूंगा। स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और तुरंत अपना मुंह खोल दिया। सफेद ड्रैगन ने यांग यी की तरफ देखा और फिर स्ट्रोई की तरफ देखा। स्ट्रोई को देखते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया। स्ट्रोई इस प्रतिक्रिया से बेहद खुश हुई और उसने अपना मुंह खोला और हल्के से चूसा। एक पल में सफेद ड्रैगन की कुछ आत्मिक ऊर्जा उसके मुंह में प्रवेश कर गई। सफेद ड्रैगन कांप उठा और फिर वह सहज रूप से पीछे की ओर रेंगने लगा तथा अपनी आंखों में भय के साथ स्ट्रोई को देखने लगा। यांग ये ने स्ट्रोई की ओर देखा। वह वास्तव में सभी आत्माओं के लिए अभिशाप है। यांग ये ने सफेद ड्रैगन को देखा और कहा, समय की 10 सांसें। उन्हें पकड़ने में 10 सांसें लगेंगी। मैं तुम्हें 5 सांसें दूंगा। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं स्ट्रोई को अभी तुम्हें खाने दूंगा। स्ट्रोई ने सिर हिलाया और फिर उसने अपना मुंह खोला और लार टपकाने लगी। सफेद ड्रैगन ने यांग यी की ओर देखा, स्ट्रोई की ओर देखा और फिर स्ट्रोई की धमकियों के आगे सिर हिलाने में झिझका। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर स्ट्रोई और सफेद ड्रैगन दोनों उसकी छाती पर अंतरिक्ष की जेब में घुस गए। इस बीच ये लियू युन और अन्य लोग आकाश में दिखाई दिए। छिपने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उसे देख लिया था। इसलिए अगर वह अब छिपता तो वे निश्चित रूप से उसका अंतहीन पीछा करते। यांग ये एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर जमीन पर लेट गया और उसका शरीर लगातार कांपने लगा, मानो उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। अध्याय 1172 एक अर्ध सम्राट। मैं उनमें से 10 से लड़ सकता हूँ। काले वस्त्र पहने आदमी और अन्य लोग यांग ये के ऊपर आकाश में रुक गए क्योंकि सफेद ड्रैगन की आभा समाप्त हो गई थी। उन सभी के चेहरों पर अत्यंत भद्दे भाव थे। उनकी निगाहें यांग यी के कांपते हुए शरीर पर पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। म्यू कैंगलान और ये लियू युन ने यांग ये को देखकर भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वही होगा। इस बीच काले वस्त्र पहने आदमी ने अचानक यांग ये को देखा और कहा, क्या तुमने एक सफेद ड्रैगन को उड़ते हुए देखा? यांग ये ने डर के मारे काले लबादे वाले आदमी को देखा और फिर उसने दूर की ओर इशारा करते हुए कांपते हुए हाथ बढ़ाया। वह कांपती हुई आवाज में बोला, वहां एक काले लबादे और सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था। उसके हाथ में तलवार थी और वह एक अजगर को पकड़कर वहां उड़ाया। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी। काले लबादे वाले आदमी ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और वह जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर यांग ये पर पड़ी। तुम क्यों कांप रहे हो? यांग ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं डर गया था, कचरा। काले लबादे वाले आदमी ने बोलना समाप्त करते ही अपना दाहिना हाथ हिलाया और ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर आगे बढ़ी और तुरंत यांग ये से टकराए। एक तीखी चीख गूंजी जब यांग ये का शरीर जमीन पर गिर गया। काले वस्त्र पहने उस आदमी ने यांग ये की ओर एक दूसरी नजर भी नहीं डाली और दूसरों के साथ दूर जाकर गायब हो गया। जहां तक ये लियुन और अन्य लोगों का सवाल है, उन्होंने अपना पीछा जारी नहीं रखा। उन्होंने सबसे अच्छा अवसर खो दिया था और वे काले वस्त्र पहने आदमी के समूह का पीछा करके खुद को मौत के गड्ढे में फेंक रहे थे। शुभकामनाएं। एल्डरमो ने ये लियुन और अन्य लोगों को देखा और अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। उसके बाद वह स्नोलैंड मार्स को दूर ले गया। क्वासी एम्परर दायरे में अन्य भाड़े के सैनिक और स्वतंत्र साधक एक पल के लिए झिझके और फिर वे मुड़े और चले गए। वर्तमान में भागने का समय आ गया था, क्योंकि वे जानते थे कि डूम्सडे सिटी की सेना को उनका पीछा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शायद उनके विशेषज्ञ पहले से ही रास्ते में थे। सोलिटर मर्स के केवल 3 सदस्य ही मौके पर बचे। ये लियुन ने अपने गहरे हरे रंग के धनुष को कसकर पकड़ लिया और चुप रही। ये लियुन के पास खड़े भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, अब तुम क्या करने की योजना बना रही हो? ये लियुन बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर जमीन में बने गहरे गड्ढे पर पड़ी। उसने अपने दाहिने हाथ से उसमें से एक आकृति को पकड़ा। यह स्वाभाविक रूप से यांग ये की आकृति थी। म्यू कैंगलान और बूढ़ा आदमी यांग ये को देखकर थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि वह अभी भी जीवित था। आखिरकार उन्होंने यांग ये की आभा को महसूस किया था जब उसे पहले मारा गया था। यांग ये ने उनकी ओर देखा, जबकि उसके चेहरे पर हल्का डर देखा जा सकता था। ये लियुन ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग ये ने म्यू कैंगलान की ओर देखा और कहा, मुझे डर था कि वह मुझे मार डालेगी, इसलिए मैं भाग गया। ये लियुन ने कुछ देर तक यांग ये को देखा और पूछा, आप कौन हैं? यांग ये का चेहरा घबराहट से भर गया जब उसने कहा, होह। ये लियुन ने यांग ये को देखा और कहा, जब हम पहली बार मिले थे तो कैंगलान और गुलान दोनों मेरे तीर से बच नहीं पाए थे, लेकिन तुम बच गए। दूसरी बार जब हम मिले थे, जो अभी अभी हुआ था, तो तुम अर्ध संत क्षेत्र से संत क्षेत्र में पहुंच गए थे। इसके अलावा तुम अब यहाँ प्रकट हुए हो और अर्ध सम्राट के हमले से पीड़ित होने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित हो। क्या तुम वाकई इस कृत्य को जारी रखने का इरादा रखते हो? म्यू कैंगलान और बूढ़े आदमी की निगाहें तुरंत यांग ये पर पड़ीं और उनकी आंखों में संदेह था।
यांग ये चुप रहा। ये लियून ने आगे कहा, वह व्यक्ति जिसने दिव्य ग्रेड आत्मा शिरा ली है, वह आपसे संबंधित है ना? यांग ये ने अपना सिर हिलाकर कहा, क्या मजाक है? वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। अन्यथा वह इस जगह और प्रलय शहर में सभी लोगों द्वारा घेर लिया जाएगा। हालांकि वह उनसे डरता नहीं था, लेकिन वह इतना मूर्ख भी नहीं था कि बिना किसी कारण के दुश्मन बना ले। ये लियून ने पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कैंगलान तुम्हें मारना चाहता था। अगर यह सच में ऐसा था तो तुम्हें बाहर की ओर भागना चाहिए था, इस जगह की ओर नहीं। यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, वास्तव में मैं बस कुछ खजाने लूटना चाहता था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उस सफेद ड्रैगन का पीछा करने के रास्ते में आप सभी से मुठभेड़ होगी। ये लियून कुछ कहने ही वाला था कि बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू कर दिया, हमें अभी निकलना होगा। ये लियून ने यांग ये की ओर देखा और कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो हमारे साथ आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये लियून पलटकर चली गई। यांग ये ने उसकी ओर देखा और फिर उसके पीछे चल दिया। ये लियून और अन्य लोगों के चेहरे के भाव तब बदल गए जब वे खंडहर से बाहर निकले, क्योंकि खंडहर से निकलने वाले सभी लोग आगे ही थे। नीले वस्त्र पहने हुए लोगों का एक समूह पूरे इलाके में था और उनकी संख्या कुछ हजार थी। वे सभी सेंट रियल म्याउस से ऊपर थे और उन्होंने यहाँ के लोगों को घेर लिया था। कमर पर तलवार बांधे नीले और सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी और नीले रंग की पोशाक में एक महिला सभी से बहुत दूर नहीं खड़े थे। आदमी और औरत के पीछे 5 अन्य सफेद वस्त्र पहने बूढ़े आदमी खड़े थे। वह पुरुष, महिला और 5 बूढ़े व्यक्ति अर्धसम्राट थे। यांग ये उस आदमी को देखकर दंग रह गया जिसके हाथ में तलवार थी, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उसके जैसी ही थी। यांग ये ने नानशून की तरफ देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। निश्चित रूप से नानशून की नज़र उस आदमी पर टिकी हुई थी। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर वह नानशून के पास गया और धीरे से बोला, वह तुम्हारा मंगेतर है। नानशुआंग रिमेन्ड साइलेंट। यांग ये ने नानशून के सिर को सहलाया और फिर उसने उस आदमी को देखा। इस बीच तलवार वाले उस आदमी ने यहाँ सभी को देखा और कहा, मेरे डार्क स्काई संप्रदाय का आप सभी के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ दिव्य ग्रेट स्पिरिट वेन चाहते हैं। इस बीच स्नोलान मर्स के एल्डर मो ने कहा, यह डूम्सडे सिटी के हाथों में है। आप जाकर उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर मैं उनके बाहर आने का इंतजार करूंगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ भूल गया। मेरे डार्क स्काई सेक्ट को खंडहरों के भीतर के खजानों में दिलचस्पी है। इसलिए आप खंडहरों में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे मेरे डार्क स्काई सेक्ट को बेच सकते हैं। चिंता न करें, मेरा डार्क स्काई सेक्ट निश्चित रूप से आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और आपको उचित मूल्य देगा। इस बिंदु पर उन्होंने अपने पीछे खड़े शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप सभी चाहें तो अब जा सकते हैं। आपको बस हमें अपने स्थानिक छल्लों की सामग्री को देखने देना है। अगर हमें किसी चीज में दिलचस्पी है तो हम उसे तुरंत खरीद लेंगे, अगर हमें दिलचस्पी नहीं है तो आप सभी जा सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को एक सलाह देता हूँ, कुछ भी करने की कोशिश मत करो, अन्यथा दया न दिखाने के लिए मेरे डार्क स्काई संप्रदाय को दोष न दें। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें हमारे स्थानिक छल्लों की सामग्री देखने दो, वे स्पष्ट रूप से हमें लूटने का इरादा रखते हैं। वह आदमी मुस्कुराया और फिर वह नीली पोशाक वाली महिला के पास चला गया। इस बीच महिला की नज़र अचानक नानशून पर पड़ी। नानशून के सामने खड़े दूसरे लोग यह देखकर जल्दी से एक तरफ हट गए। बस इसी तरह नानशून नीली पोशाक वाली महिला के सामने उजागर हो गई। इस बीच कमर पर तलवार लटकाए हुए आदमी ने भी नानशून को देखा और उसे देखते ही वह दंग रह गया। महिला नानशून के पास चली गई तो आदमी भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। इस बीच नानशून के हाथ कसकर बंद थे और उसकी नज़र अभी भी उस आदमी पर टिकी हुई थी। पूर्व फीनिक्स मर्ग के सदस्यों के हाव भाव बदल गए और वे जल्दी से जाकर नानशून के पीछे खड़े हो गए। इस बीच म्यू कैंगलान भी नानशून के पास दिखाई दी और उसकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं। यह दृश्य देखकर ये लियून की भौहें सिकुड़ गईं। जब वह नानशून से लगभग 50 मीटर दूर पहुंची तो नानशून की नज़र नीले रंग की पोशाक वाली महिला पर पड़ी। महिला ने नानशून को देखा और कहा, मैंने देखा है कि जब से हम यहाँ आए हैं तुम लगातार मेरे प्रिय को घूर रहे हो, बताओ क्यों? नानशून ने उस आदमी की ओर देखा और चुप रही। इस बीच वह आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, यान वह मेरी मंगेतर हुआ करती थी। आपकी मंगेतर? यह सुनते ही महिला की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। यह देखकर उस आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और वह जल्दी से बोला, लेकिन अब हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। उस दिन जब मास्टर ने मेरी क्षमता में दिलचस्पी दिखाई तो मैंने उससे सारे संबंध तोड़ लिए। अब हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। महिला ने उसकी ओर देखा और पूछा, सच में? आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया, बेशक।
यान ए, खुद ही देख लो। क्या उसकी तुलना तुमसे की जा सकती है? उसकी शक्ल और प्राकृतिक प्रतिभा दोनों ही तुमसे कमतर हैं, तो फिर मेरा उससे कोई संबंध कैसे हो सकता है? यान ए, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मैं कसम खा सकता हूँ। नीली पोशाक वाली महिला ने कहा, तो उसे मार डालो। जब म्यू कैंगलान और अन्य लोगों ने उसकी बात सुनी तो उनके हाव भाव एकदम बदल गए। यांग ये ने नीली पोशाक वाली महिला की ओर देखा, और फिर उसने कमर पर तलवार बंधी हुई आदमी की ओर देखा। नानशून भी उस आदमी को देख रहा था। तलवार वाला आदमी भी महिला की बात सुनकर दंग रह गया। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगी। इस बीच, नीली पोशाक वाली महिला ने कहा, क्या तुम उसे मारना बर्दाश्त नहीं कर सकते? आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। इस बीच, महिला अचानक फिर से बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, तो उसके साथ जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटकर चली गई। मैं उसे मार डालूंगा। अचानक, उस आदमी की आवाज गूंजी। महिला रुकी और पलटकर उसकी ओर देखने लगी। मैं देखूंगी। उस आदमी ने चेहरे पर उदासी भरे भाव के साथ नानशून को देखा और गुस्से से बोला, मुझे दोष मत दो। तुम सिर्फ अपने आप को दोष दे सकते हो। तुमने बिना किसी कारण के मेरी तरफ क्यों देखा? मैंने तुमसे कहा था कि अब हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। हम बिल्कुल भी एक ही दुनिया से नहीं हैं। हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। नानशून ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, लिन जिंग, क्या तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? क्या तुम सिर्फ एक अर्ध सम्राट नहीं हो? बोलते समय उसे लगा कि उसके शब्दों में कोई आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए वह पलटी और यांग ये को देखने लगी। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? यांग ये ने सिर हिलाया और वास्तव में सहयोगात्मक रुख अपनाया। अर्ध सम्राट वास्तव में उल्लेख के लायक कुछ भी नहीं है। लिन जिंग के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की झलक उभरी। यह बताने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों को मारना चींटियों को कुचलने जितना आसान होगा। यांग ये ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने नानशून के सिर को सहलाया और कहा, क्या तुम उसे पीटना चाहते हो? नानशून ने अनजाने में सिर हिला दिया। यांग ये मुस्कुराया, तो फिर मैं इसमें आपकी मदद क्यों न करूं? नानशून फिर से सिर हिलाने वाली थी, लेकिन उसने अचानक यांग ये को देखा और धीरे से बोली, क्या तुम अभी भी ऐसे समय में शेखी बघारने जा रहे हो? बस जाओ। इस बीच, नीली पोशाक वाली महिला अचानक बोली, क्या आप अभी भी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं? लिन जिंग ने झिझकना बंद कर दिया और अपने दिल में एक आदेश जारी किया। उसकी कमर पर लगी तलवार अचानक म्यान से बाहर निकली और प्रकाश की किरण में बदल गई जो नानशून पर जा गिरी। नानशून का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस बीच, यांग ये ने अचानक उसे अपने पीछे खींच लिया। नानशून के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह यांग ये को एक तरफ धकेलने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखें और मुंह खुल गए। इसके अलावा, उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। यहां मौजूद हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया भी ऐसी ही थी, क्योंकि उन्होंने लिन जिंग की तलवार को 2 उंगलियों से पकड़ते हुए देखा था। यांग ये ने लिन जिंग को देखा जो दूर खड़ा था और उसके चेहरे पर आश्चर्य था, और फिर यांग ये के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। एक अर्ध सम्राट। मैं उनमें से 10 से लड़ सकता हूँ। अध्याय 1773 क्रॉल थरू। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने तलवार को झटका, और वह तुरंत प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो उसके मालिक की ओर वापस चली गई। यह बिजली के बोल्ट की तरह तेज था। लिन जिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसकी हथेली तेज चमक से भर गई जब उसने तलवार पर उसे मारा। झनकार। लिन जिंग ने अपनी हथेली से तलवार को रोक लिया। हालांकि, यांग ये अचानक तलवार के पीछे दिखाई दिया, और फिर उसने तलवार की मूठ के सिरे पर थपथपाया। अनुभव करना। तलवार तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गई जो लिन जिंग की हथेली से होकर गुजरी, और खून की एक धार बह निकली। उसी समय, लिन जिंग लगभग 300 मीटर पीछे से भी उड़ गया। यहां हर कोई आश्चर्यचकित था, खास तौर पर म्यू कैंगलान और दूसरे लोग। वे कुछ समय से यांग ये के साथ थे। उनकी राय में, वह एक कमजोर और वीरविहीन व्यक्ति था, जिसके पास खराब प्राकृतिक प्रतिभा थी और वह मौत से डरता था। संक्षेप में, जहां तक उनका सवाल था, यांग ये बेकार था। फिर भी, अब उनके सामने यह दृश्य यांग ये के बारे में उनकी धारणा को पूरी तरह से उलट चुका था। हालांकि यह केवल एक ही हमला था, फिर भी वह एक अर्ध सम्राट का सामना कर रहा था। फिर भी उसने एक ही हमले में एक अर्ध सम्राट को घायल कर दिया था। इसके अलावा, यांग ये सिर्फ एक संत थे, इसलिए वे साधना के एक पूरे क्षेत्र से अलग थे। म्यू कैंगलान ने यांग ये को स्थिर रूप से देखा, जैसे कि वह फिर से उसके अंदर झांकना चाहती हो। नानशून के लिए, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था क्योंकि वह अविश्वास के साथ यांग ये को देख रही थी। ये लियू युन भी बहुत हैरान थी। भले ही उसे लगा कि यांग ये साधारण नहीं था, लेकिन उसने उससे इतना असाधारण होने की उम्मीद नहीं की थी। जबकि यांग ये ने अपनी क्षमता का केवल थोड़ा सा प्रदर्शन किया था, केवल एक मूर्ख ही यह नहीं समझ पाएगा कि वह कितना शक्तिशाली था। वह अर्ध सम्राट से कमजोर नहीं था। वह संत क्षेत्र में रहते हुए अर्ध सम्राट के बराबर था। यह कुछ ऐसा था जो केवल राक्षसी प्रतिभा ही कर सकती थी। कौन है ये लियू युन? और यहाँ मौजूद कई अन्य लोगों के मन में भी यही सवाल था।
युआन फैंग ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में उत्साह भर गया। अब उसे और भी यकीन हो गया था कि यांग ये विश्व विध्वंसक पंथ के नेता का शिष्य था। जिस समय लिनजिंग की हथेली तलवार से छेदी गई, लिनजिंग के पीछे अन्य अर्ध सम्राट आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन उन्हें नीली पोशाक वाली महिलाओं ने रोक दिया। उसने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने लिनजिंग को देखा। आप संत क्षेत्र में चींटी से नहीं हारेंगे, है ना? लिनजिंग का चेहरा बदसूरत हो गया। एक व्यक्ति की कुशलता तब स्पष्ट होती है जब वह व्यक्ति कार्रवाई करता है। वह जानता था कि उसके सामने यह व्यक्ति बेहद मजबूत है और उससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। बेशक, इसका कोई मतलब नहीं था। आखिरकार, इस दुनिया में अनगिनत राक्षसी प्रतिभाएं थीं। वह एक बार युद्ध करने के लिए साधना के अपने क्षेत्र को पार करने में सक्षम था। भले ही उसे थोड़ी चोट लगी हो, फिर भी वह आश्वस्त था। लिनजिंग ने यांग ये की तरफ देखा। इस बीच, यांग ये ने नानशून को देखा। मैं तुमसे पूछना भूल गया। तुम चाहते हो कि मैं उसे कहाँ मारूं? नानशून ने गले में कुछ अटका लिया और थोड़ा झिझक रही थी। लेकिन यांग ये की उत्साहवर्धक मुस्कान के आगे वह ज्यादा देर तक नहीं झिझकी और उसे धीरे से बोलने में बस एक पल लगा। कैसे? क्या तुम पहले उसके चेहरे पर वार करोगी? इतना असभ्य होना उसकी गलती है। यांग ये ने सिर हिलाया। ठीक है। तुम्हारा यह कितना दुस्साहस है? इस बीच, लिनजिंग ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर यांग ये की ओर बढ़ गया। उसी समय, अचानक उसके सामने एक तलवार प्रकट हुई और उसमें से एक भयावह और चमकदार चमक निकल रही थी। यांग ये के सामने पहुंचते ही लिनजिंग ने तलवार को अपने दाहिने हाथ में ले लिया और फिर उसका शरीर एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो यांग ये की ओर बढ़ गई। सावधान! नानशून ने जल्दी से यांग ये को आवाज लगाई जब उसने यह दृश्य देखा। यांग ये ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसने पलटकर उस प्रकाश की किरण को देखा जो उसके सामने आ गई थी, और फिर उसने अपनी मुट्ठी आगे पटक दी। टकराना! लिनजिंग के आसपास की चमक तुरंत ही खत्म हो गई जब यांग ये की मुट्ठी आगे की ओर बढ़ी, और उसकी मुट्ठी के भीतर की शक्तिशाली ताकत ने लिनजिंग को लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। लिनजिंग इस घटना से चौंक गया। इस बीच, यांग ये अचानक उसके सामने आ गया। लिनजिंग घबरा गया और उसने तुरंत अपनी तलवार यांग ये पर तान दी, लेकिन यांग ये ने उसे चकमा देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। झनकार! टक्कर की एक कान चीर देने वाली आवाज गूंजी और लिनजिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी तलवार लोहे पर वार कर रही हो। न केवल वह यांग ये की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ थी, बल्कि उसकी बांह भी सुन्न हो गई थी। थप्पड़! इस बीच, आसपास के वातावरण में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी, जबकि अन्य लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि लिनजिंग को कैसे थप्पड़ मारा गया। सभी ने देखा कि लिनजिंग के मुंह से कुछ दांत निकल रहे थे और साथ में खून की धारें भी बह रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी दर्शकों की आंखों में आश्चर्य था। उसके पास जवाबी हमला करने की क्षमता ही नहीं थी। एक अर्ध सम्राट के पास वास्तव में एक संत के खिलाफ लड़ने की क्षमता नहीं थी। वे सभी हैरान थे, जबकि युआन फैंग और भी ज्यादा उत्साहित था। सिर्फ युआन फैंग ही नहीं, तलवार गठबंधन के सभी अन्य सदस्य भी यही सोच रहे थे। आखिरकार, अगर उनके पास कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता जिस पर वे भरोसा कर सके तो वे इस दुनिया में सुरक्षित रहते। नानशून को यह दृश्य देखकर खुश होना चाहिए था, लेकिन वह असाधारण रूप से शांत थी। जिस क्षण से उसने उनकी सगाई रद्द की थी, नानशून ने लिनजिंग को यह एहसास दिलाने की कसम खाई थी कि वह उसके लायक नहीं है, और यह वह है जो उसके लायक नहीं है। हालांकि, चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, उसके पास कोई संसाधन नहीं होने के कारण वह उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जिस क्षण उसने यांग ये को अपने बैंगनी क्रिस्टल दिए, उसे पता था कि उसके लिए लिनजिंग को पकड़ना कभी भी असंभव होगा। उस क्षण, बैंगनी क्रिस्टल के प्रति उसका जुनून गायब हो गया था, या यह कहा जाना चाहिए कि वह अपने सपने से जाग गई थी। जब उसने अभी अभी लिनजिंग को देखा, तो वह वास्तव में उसके पास जाना चाहती थी, उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, और उसे बताना चाहती थी कि वह उसके लायक नहीं है। वह उसे बताना चाहती थी कि वह अंधा है और उसके लायक नहीं है। हालांकि, वह जानती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती। उस पल, वह खोई हुई और असहाय महसूस कर रही थी। जिस क्षण लिनजिंग ने उसे मारने का इरादा किया, वह जानती थी कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है। क्या अर्ध सम्राट दुर्जय होता है? वास्तव में, उसकी राय में, अर्ध सम्राट अत्यंत दुर्जय होते हैं। हालांकि, यांग ये अचानक उसके सामने आ गया था। जब उसने यांग ये को लिनजिंग पर वार करते देखा, जैसा कि उसने कहा था, तो उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। वहां केवल चिंता थी। उसे चिंता थी कि यांग ये खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेगा। क्योंकि लिनजिंग डार्क स्काई सेक्ट से था, इसलिए नानशून जल्दी से यांग ये के पास गई और जब वह फिर से हमला करने वाला था, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ। चलो, चलो। यांग ये ने नानशून की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यांग ये ने मुड़कर युआन फैंग और अन्य लोगों को देखा। चलो चलें। युआन फैंग और स्वॉर्ड एलायंस के अन्य लोग यांग ये के पीछे पीछे तेजी से चले गए।
ये लियू यून एक पल के लिए झिझकी और फिर उसने अपने सोलिटर मर्स को यांग ये के समूह के पीछे ले गई। जब स्नोलान मर्स के एल्डरमो ने देखा कि ये लियू यून क्या कर रही थी, तो उसने भी जल्दी से अपने समूह को आगे बढ़ाया। जहां तक अन्य स्वतंत्र साधकों और भाड़े के सैनिकों की बात है, तो वे भी यांग ये के समूह के पीछे तेजी से चलने से पहले एक पल के लिए झिझके। कोई भी अपनी संपत्ति डार्क स्काई संप्रदाय को नहीं सौंपना चाहता था। लेकिन डार्क स्काई संप्रदाय दुर्जेय था, इसलिए किसी ने उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी अब कोई डार्क स्काई संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आया था। ऐसी परिस्थितियों में जब उनके पास युद्ध में उनका नेतृत्व करने वाला कोई था, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति से सुरक्षा की मांग करना चुना। आखिरकार कोई भी डार्क स्काई संप्रदाय द्वारा उत्पीड़ित नहीं होना चाहता था। सावधान! अचानक नान शूंग अनायास ही चिल्लाया। सबने देखा कि लिन जिंग अचानक एक प्रकाश की किरण में बदल गई थी जो यांगे की ओर बढ़ रही थी। पहले के विपरीत लिन जिंग की आकृति में शक्तिशाली दबाव की एक किरण थी। यह अर्ध शून्य रैंक तलवार इरादा था। जब उन्होंने उस दबाव को महसूस किया तो दूसरों के दिल कांप उठे और उन्होंने यांगे की तरफ देखा। इस समय वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि यांगे को कुछ हो। यांगे ने लिन जिंग की ओर देखा और फिर उसने अपनी मुट्ठी आगे पटक दी। टकराना! यांगे की मुट्ठी से ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली। अंतरिक्ष में तुरंत लहरें उठने लगीं, जबकि लिन जिंग की आकृति पर तलवार की मंशा और चमक एक पल में बिखर गई थी। उसी समय लिन जिंग को फिर से उड़ा दिया गया। इस बार वह लगभग 3 किलोमीटर दूर उड़ा था और जमीन पर उतरने के बाद भी उसकी आकृति लगभग 300 मीटर पीछे खींची गई थी। बाकी सभी विशेषज्ञों की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि यांग यी के हमले में केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति थी। एक संत ने एक अर्ध सम्राट को पूरी तरह से असहाय बनाने के लिए शुद्ध शारीरिक शक्ति का उपयोग किया था। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह कोई दिव्य ड्रैगन था या कोई मनुष्य। वे सभी बहुत हैरान थे। यांग ये ने नान शून को देखा और फिर उसने लिन जिंग की ओर उंगली उठाए। अगर मैं उसे मार दूं तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा, है ना? नान शून ने जब यह बात सुनी तो उसका दिल दहल उठा और फिर उसने जल्दी से कहा, क्यों? मैं दुखी क्यों होऊंगी? यांग ये ने जवाब दिया, तो मैं उसे मार डालूंगी। नान शून एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, उसे मत मारो, ठीक है? यांग ये ने उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। उसके मन में अभी भी उसके लिए कुछ भावनाएं हैं। इस बीच नान शूंग ने कहा, यदि आप उसे मार देते हैं तो डार्क स्काई संप्रदाय निश्चित रूप से आपको जीवित नहीं रहने देगा। डार्क स्काई संप्रदाय बहुत दुर्जेय है। यांग ये ने जब उसकी बात सुनी तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसके दिल में गर्माहट भर गई। तो वह मेरे लिए परिणामों के बारे में सोच रही थी। यांग ये ने नान शूंग के सिर को सहलाया और मुस्कुराया, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। जैसे ही उसने बात की, यांग ये की आकृति लिन जिंग के सामने चमक उठी। लिन जिंग भयभीत था और हमला करने ही वाला था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पेट से दर्द की लहर आ रही है, इससे पहले कि उसकी आकृति फिर से उड़ जाए। जिस समय उसकी आकृति उड़ रही थी, उसकी उंगली पर मौजूद स्थानिक अंगूठी प्रकाश की किरण में बदल गई थी जो यांगे की मुट्ठी में उड़ गई। यांगे ने इसकी सामग्री पर नजर डाली। इसके अंदर लगभग 100 बैंगनी क्रिस्टल थे। उसने अपना सिर हिलाया और स्थानिक अंगूठी नानशून को फेंक दी। वह बहुत गरीब है। उसके पास केवल 100 बैंगनी क्रिस्टल थे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे मुड़े और सभी को बाहर ले जाने लगे। नानशून ने अपनी मुट्ठी में स्थानिक अंगूठी पर नजर डाली और उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। 100 बैंगनी क्रिस्टल, 100। जहां तक गुलान और अन्य लोगों की बात है, उनकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या थी। आखिरकार लिन जिंग जैसे संप्रदाय के अनुयायी के लिए 100 बैंगनी क्रिस्टल कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके जैसे भाड़े के सैनिकों के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन यांग ये ने इसे नानशून की ओर ऐसे फेंका जैसे वह कचरा फेंक रहा हो। अचानक नीली पोशाक वाली महिला की आवाज गूंजी, तुरंत रुक जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञ तुरंत वहां पहुंचे और यांगी तथा अन्य लोगों के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। उनके हृदय कांप उठे और चेहरों पर काफी भद्दे भाव उभर आए। इस बीच महिला ने डार्क स्काई संप्रदाय के अन्य 5 अर्ध सम्राटों को यांग ये के पास ले जाया और फिर उसने उसकी आंखों में देखा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो। यांग ये ने उसे और उसके पीछे खड़े लोगों को देखा और फिर कहा, मेरे दोस्त और मैं बस चले जाना चाहते हैं और हमारा डार्क स्काई संप्रदाय के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं गंभीर हूं। तुम्हें बस एक तरफ हट जाना है और हम तुरंत तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। यांग ये के पीछे खड़े अन्य लोगों ने उसकी बात सुनकर तुरंत सिर हिला दिया, क्योंकि यांग ये ने बिल्कुल वही कहा था जो वे सोच रहे थे। महिला के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर यांग ये की ओर उंगली उठाई, तुम खुद को क्या समझते हो? मेरे डार्क स्काई संप्रदाय के खिलाफ जाओगे? क्या तुम ऐसा करने के लिए भी योग्य हो? मेरा डार्क स्काई संप्रदाय आज पीछे हटने से इनकार करता है। यांग ये ने उसे देखा और कहा, हम बस जाना चाहते हैं। मैं गंभीर हूं। उसके पीछे खड़े अन्य लोगों ने भी जल्दी से सिर हिलाकर अपनी सहमति दर्शाई।
वह यांग ये के पास चली गई और फिर उसने अपना दाहिना पैर बगल की ओर घुमाया। उसने अपने पैरों के बीच के गैप की ओर इशारा किया और यांग ये की आंखों में देखा। यह मत कहो कि मेरे डार्क स्काई सेक्ट ने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम जाना चाहती हो, तुम जा सकती हो, बस वहां से जाओ और मैं तुम्हें जाने दूंगी। अध्याय 1174। क्या तुम सब मरना चाहते हो? यांग यी के पीछे खड़े अन्य लोगों के चेहरे पर उसकी आवाज सुनकर अजीब भाव आ गए। वह बहुत दूर जा रही है। वे सभी गुस्से में थे। यहां तक कि नानशून का चेहरा भी ठंडा था और उसके हाथ भी कसकर बंद थे। ऐसा लग रहा था कि वह हमला करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। सिर्फ नानशून ही ऐसी स्थिति में नहीं था। यहाँ कई अन्य साधक भी थे जो खुद को हमले से रोकने में असमर्थ थे। वे सभी विशेषज्ञ थे जो खतरनाक जीवन जीते थे, इसलिए उनमें साहस की कोई कमी नहीं थी। जब कोई उनका इस तरह अपमान करता है तो वे कैसे उदासीन रह सकते हैं? हालांकि तर्क ने उन्हें बताया कि वे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उस महिला के पक्ष में 5 और अर्ध सम्राट थे और वे सभी डार्क स्काई संप्रदाय से थे। अगर उन्होंने हमला किया तो वे मर जाएंगे। यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर उसने कहा, हम तो बस ऐसे लोग हैं जो दिन प्रतिदिन जीते हैं और हम डार्क स्काई संप्रदाय से तुलना नहीं कर सकते। इसलिए कृपया कुछ दया दिखाएं। महिला ने कंधे उचकाकर कहा, मैंने तुम सबको एक मौका दिया है। बस मेरे नीचे से रेंग कर निकल आओ। और उसकी आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि यांग ये ने अचानक अपनी मुट्ठी घुमाई थी। हालांकि जब उसने ऐसा किया तो वह बिल्कुल भी घबराई नहीं थी और उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक भी थी। ठीक जब यांग ये की मुट्ठी उसके सामने आई तो अचानक एक नीला अवरोध उसके सामने आ गया और यांग ये की मुट्ठी को रोक दिया। टकराना। यांग ये के 2 कदम पीछे हटते ही बैरियर जोर से हिल गया, लेकिन वह वहीं स्थिर रही। वह उपहास के साथ हंसी और अपनी छाती पर नीले रंग के पेंडेंट की ओर इशारा करते हुए बोली, यह एक अर्ध सम्राट रैंक का खजाना है, सुरक्षा का सागर। यहां तक कि एक अर्ध सम्राट भी। तलवार। इस बीच यांग ये ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशारा किया। लिन जिंग की तलवार ने अचानक तलवार की आवाज निकाली। लिन जिंग की पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया और एक प्रकाश की किरण में बदल गई जो यांग ये की मुट्ठी में जा गिरी। एक पल बाद यांग ये महिला के ठीक सामने आया और उसकी मुट्ठी में तलवार ने उसके सामने अवरोध पर तेजी से वार किया। दरार। एक स्पष्ट और गूंजती हुई दरार गूंजी और फिर नीला अवरोध टूटने लगा। यह देखकर उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और वह बस पीछे हटने ही वाली थी कि यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से हल्का सा जोर लगाया। टकराना। अवरोध तुरंत टूट गया और महिला की आंखों में सदमा उभर आया। वह भागने ही वाली थी कि यांग ये ने आगे बढ़कर उसके पेट पर अपनी मुट्ठी पटक दी। उसके मुंह से खून की धार निकली और उसका सी आकार का फिगर पीछे की ओर उड़ गया। अचानक यांग ये फिर से उसके सामने आ गया और फिर उसने हवा में ही उसके बाल पकड़ लिए और उसे घसीटकर जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर पहुंचते ही यांग ये ने उसे जमीन पर पटक दिया। टकराना। जमीन ढह गई और खून चारों ओर फैलने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञ जब सदमे से उभरे तो क्रोधित हो गए और उन्होंने यांग ये पर हमला कर दिया। अचानक यांग ये ने महिला के सिर पर अपना पैर पटका और फिर उसने डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञों की ओर देखा, एक और कदम आगे बढ़ाओ और मैं उसका सिर कुचल दूंगा। तुम्हारी हिम्मत मत करना। बूढ़े लोगों में से एक ने गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता है कि वह? अचानक बूढ़े आदमी की आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि यांग ये ने अपने पैर से जोर लगाना शुरू कर दिया था और महिला का सिर तुरंत जमीन में धंस गया। यांग ये ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, क्या तुम मुझे आजमाना चाहते हो? तुम? बूढ़े आदमी का चेहरा बिल्कुल क्रूर था, लेकिन उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। वह यांग यी को क्रोधित करने और महिला का सिर फटने से बहुत डरता था। यांग ये ने अपनी नजर हटा ली और अपने पैरों के नीचे खड़ी महिला की ओर देखा, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा था, फिर भी तुमने सुनने से इनकार कर दिया। अब यह सबके लिए अजीब है। जैसे ही उसने बात की, यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी छाती पर नीला पेंडेंट और उसकी स्थानिक अंगूठी तुरंत उसकी मुट्ठी में आ गई। यांग ये ने इसकी सामग्री को देखा और अपनी होंठ सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसकी पहचान साधारण नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि वह काफी गरीब है। उसके पास केवल 300 से थोड़े ज्यादा बैंगनी क्रिस्टल थे। जहां तक विविध वस्तुओं की बात है तो उसके पास खजाने और तकनीक सहित काफी सारी चीजें थीं। हालांकि उनमें से ज्यादातर सिर्फ दिव्य रैंक पर थीं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और स्थानिक अंगूठी नानशून की ओर उछाल दी, यह तुम्हारे लिए है। नानशून ने इसकी सामग्री पर नजर डाली और फिर उसकी सांसें तुरंत तेज हो गईं। कुछ 100 बैंगनी क्रिस्टल, इसे इकट्ठा करने में मुझे कई साल लग जाएंगे। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। जब उसने उसे स्थानिक अंगूठी फेंकी तो उसकी नजर उसके हाथ में मौजूद नीले रंग के पेंडेंट पर पड़ी और उसने थोड़ा सिर हिलाया। यह वास्तव में अर्ध सम्राट रैंक पर था, लेकिन यह उसके लिए बेकार था, क्योंकि यह उसके शरीर जितना भी मजबूत नहीं था। यांग ये ने इसे नानशून की ओर भी फेंका, यह तुम्हारा है।
यहाँ मौजूद अन्य लोग भी भावुक हुए बिना नहीं रह सके। वह पेंडेंट एक अर्ध सम्राट रैंक का खजाना है, फिर भी उसने इसे ऐसे ही दे दिया। नानशून भी काफी हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये उसे अर्ध सम्राट रैंक का खजाना भी देगा। आखिरकार इसे कम से कम 10,000 बैंगनी क्रिस्टल के लिए बेचा जा सकता था, लेकिन उसने तो उसे 10,000 बैंगनी क्रिस्टल ऐसे ही दे दिए थे। नानशूंग अपनी हथेली पर लटकन को देखकर अचंभित रह गई। इस बीच गुलान और अन्य लोगों की आंखों में ईर्ष्या थी, क्योंकि उन्होंने यांग ये और नानशून को देखा था। आखिरकार नीली पोशाक वाली महिला की पहचान के आधार पर स्थानिक अंगूठी में निश्चित रूप से काफी खजाने थे। इसके अलावा यह भी इसका अंत नहीं था। वह नीला पेंडेंट एक अर्ध सम्राट रैंक का खजाना था, लेकिन यांग ये ने इसे लापरवाही से नानशून को दे दिया था। लेकिन जब उन्हें ईर्ष्या महसूस हुई तो उन्हें और भी खुशी महसूस हुई। वे नानशून के लिए खुश थे। यांग ये ने सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, क्या आप उसे जीवित रखना चाहते हैं? सफेद वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने यांग ये को घूरते हुए कहा, तुम मर जाओगे। इस बीच यांग ये के पैर के नीचे की महिला ने एक तीखी और दयनीय चीख निकाली, और उसका सिर पूरी तरह से सतह के नीचे डूब गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी गुस्से में था और वह हमला करने वाला था। लेकिन यांग ये ने अचानक कहा, चलो देखते हैं कि तुम पहले पहुंचते हो या उसका सिर पहले फटता है। सफेद लबादे वाले बूढ़े ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद उसने यांग यी को देखा और पूछा, तुम क्या चाहती हो? 5,000 बैंगनी क्रिस्टल। मुझे 5,000 बैंगनी क्रिस्टल दे दो और मैं उसे छोड़ दूंगा। यांग ये ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और कहा, मेरे साथ सौदेबाजी करने की कोशिश मत करो और बकवास मत करो। मेरे पास कोई धैर्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे एक मौका दे सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी चुपचाप यांग ये को देखता रहा। यांग ये भी बूढ़े आदमी को देख रहा था, लेकिन उसने अपने पैर से बल लगाना शुरू कर दिया। इस बीच यांग ये के पैर के नीचे से महिला की कमजोर आवाज उठी, दे दो उसे, दे दो। यांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, कितनी समझदारी है। बोलते समय उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। इस बीच ये लियून अचानक यांग ये के पास गया और धीरे से बोला, हम उसे धमका सकते हैं और सुरक्षित रूप से निकल सकते हैं। यांग ये ने ये लियून की ओर देखा और फिर उसने सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा। ये लियून की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसे यांग ये के असली इरादों की थोड़ी समझ प्राप्त हुई। बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये की ओर देखा और फिर वह अन्य 4 बूढ़ों की ओर देखने के लिए मुड़ा। वे प्रत्येक ने एक स्थानिक अंगूठी वापस लेने से पहले हिचकिचाए, लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त लग रहा था, इसलिए उन्होंने डार्क स्काई संप्रदाय के अन्य शिष्यों से अपने बैंगनी क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए कहा। अंत में सफेद लबादा पहने बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ में एक स्थानिक अंगूठी पकड़े हुए यांग ये के पास चला गया। बूढ़े आदमी ने कहा, पहले उसे जाने दो। यांग ये ने उत्तर दिया, क्या आपको मुझसे सौदेबाजी करने का अधिकार है? बूढ़े आदमी ने यांग ये को बहुत देर तक देखा, फिर उसने यांग ये को स्थानिक अंगूठी थमा दी। यांग ये ने उसे अपने हाथ में लेने से पहले उसके अंदर की चीजों पर नजर डाली। उसके बाद उसने अपना पैर हटाया और एक तरफ हट गया। देखो, मैं वाकई अपने वादे पूरे करता हूँ। जैसा कि एलियन ने कहा था, वे उसे धमकाकर जा सकते थे। हालांकि वह ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई स्वार्थी था। अगर वह महिला को धमकाकर उन्हें ले जाता, तो वे ज्यादा से ज्यादा उसे धन्यवाद देते और कुछ शायद उसे धन्यवाद भी न दें। उनके जाने के बाद वे तुरंत भाग जाएंगे। उसके बाद उसे, यांग ये और तलवार एलायंस को डार्क स्काई संप्रदाय के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। उस समय वे मदद करने नहीं आते थे, बल्कि जहां तक होता था वहां से भाग जाते थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे केवल उसका इस्तेमाल करने के इरादे से उसका पीछा कर रहे थे। यांग ये मूर्ख नहीं था। उसे लगा कि वे सभी जीवित रह सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके साथ आने वाली परेशानियों को भी सहना होगा। सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी की आकृति चमक उठी और उसने जल्दी से महिला को जमीन से पकड़ लिया। इस समय हर कोई उसकी शक्ल साफ साफ देख पा रहा था। उसकी शक्लें विकृत हो गई थीं और खून से सने हुए थे। पहले की तुलना में उसकी शक्ल बिल्कुल अलग थी और यह काफी डरावनी भी थी। महिला की नजर यांग ये पर पड़ी और वह नाराजगी से भरी हुई थी। इस बीच यांग ये ने उसे अनदेखा कर दिया और नानशून की ओर देखने के लिए मुड़ गया। बाद में लड़ाई मत करना, बस मेरे पीछे आओ, समझे? नानशून ने पलकें झपकाईं और उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि यांग ये ने ऐसा क्यों कहा। अचानक नीली पोशाक वाली महिला ने नानशून को देखा और क्रूरता से बोली, कुतिया, मैं तुम्हारे लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगी। उस महिला के अलावा यहाँ बाकी सभी को मार डालो। उन सभी को मार डालो। उनमें से एक को भी जीवित न रहने दो। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का चेहरा उतर गया जब उसने उसकी बात सुनी। वह दिमागहीन थी, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं था।
ऐसी परिस्थितियों में डार्क स्काई संप्रदाय के लिए अभी एक कदम पीछे हटना और उन्हें जाने देना और फिर बाद में उनसे बदला लेना सबसे अच्छा था। क्योंकि जबकि यहाँ सभी लोग घटिया भाड़े के सैनिक और स्वतंत्र साधक थे, यहाँ के विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति उनकी सेनाओं की संयुक्त शक्ति से अधिक थी। लेकिन वह जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि वह भी ठीक मानसिक स्थिति में नहीं थी। अर्ध सम्राट क्षेत्र के 5 बूढ़े लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनके पीछे के विशेषज्ञों ने उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्होंने तुरंत यांग यी और अन्य लोगों पर हमला कर दिया। यांग ये ने पीछे मुड़कर अपने पीछे के समूह को देखा। क्या आप सभी मरना चाहते हैं? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो मेरे पीछे आएं और हमें मार डालें। जैसे ही उसने कहा, यांग ये पलटा और विस्फोटक ढंग से आगे बढ़ा। उसने डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञों पर हमला किया था। अध्याय 1175 3 सम्राट। एक आसान काम। जब उन्होंने यांग यी को आक्रमण का नेतृत्व करते देखा तो अन्य सैनिक जो पहले हिचकिचा रहे थे, उन्होंने तुरंत हिचकिचाना बंद कर दिया और आक्रमण कर दिया। इस समय उनके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। वर्तमान में, जबकि वे डार्क स्काई संप्रदाय को अपमानित करेंगे, वे अभी जीवित रहने में सक्षम होंगे और भविष्य में जीवित रहने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वे हमला नहीं करते तो वे अभी मर जाएंगे। उनके पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये लियून ने यांग ये को देखा। उसे पहले ही उसके इरादे पता चल गए थे। वह जानती थी कि वह उन सभी को एक साथ बांधना चाहता था। हालांकि वह यांग ये की योजना के बारे में जानती थी, लेकिन यह खुलेआम किया गया था। यहाँ कई अन्य लोग यांग ये के इरादों से वाकिफ थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। क्योंकि अगर वे यांग ये के साथ युद्ध में नहीं गए तो डार्क स्काई संप्रदाय के सदस्य उनका सफाया कर देंगे। लेकिन अगर वे सेना में शामिल हो गए तो उनके पास बचने का मौका होगा। ये लियून ने धीरे से आह भरी, यांग ये की ओर देखा जो हमले का नेतृत्व कर रही थी, और एक पल भी नहीं रुकी। उसने सोलिटर मर्क्स का नेतृत्व करते हुए डार्क स्काई सेक्ट के विशेषज्ञों पर हमला किया। जैसे ही उन्होंने ये लियून के समूह को आक्रमण करते देखा, स्नोलान मर्क्स और अन्य भाड़े के सैनिकों के समूहों ने हिचकिचाना बंद कर दिया और उन्होंने तुरंत अपने समूहों को आगे बढ़ा दिया। डार्क स्काई संप्रदाय के अर्ध सम्राटों ने यांग यी के समूह के हमले को देखकर हिचकिचाना बंद कर दिया और उन्होंने जल्दी से जवाबी हमला किया। क्योंकि डार्क स्काई संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञ अगर लड़ाई में शामिल नहीं होते तो मारे जाते। मार डालो, हम मार डालेंगे और बाहर निकलेंगे। यांग ये के पीछे खड़े अनगिनत लोग एक स्वर में दहाड़ रहे थे। वे सभी हताश लोगों की तरह थे, इसलिए जब अपनी जान जोखिम में डालने की बात आई तो वे निश्चित रूप से अनुभवी थे। खासकर जब उनका नेतृत्व यांग ये कर रहे थे तो उनका आभामंडल बिल्कुल शक्तिशाली था। उस औरत को पकड़ो, उसे पकड़ो। नीली पोशाक वाली महिला नानशून की ओर इशारा करते हुए भयंकर रूप से चिल्ला रही थी। जैसे ही उसने आदेश दिया, डार्क स्काई सेक्ट के अनगिनत विशेषज्ञ नानशून पर टूट पड़े। हालांकि वे उसके 30 मीटर के भीतर पहुंचने से पहले ही उड़ गए और फिर हवा में ढेरों ढेर दिखाई दिए। नानशून ने यांग ये को देखा जो उसके सामने खड़ी थी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं लड़ सकती हूँ। यांग ये ने पलटकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, मुझे पता है। तुमने कई लोगों को मार डाला है। हा हा हा। यांग ये ने अपनी बात खत्म करते ही तुरंत पलटकर गायब हो गया। वह नीली पोशाक वाली महिला के सामने था, तभी उसकी आकृति फिर से प्रकट हुई। महिला भयभीत थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और उसने अपनी दोनों हथेलियां यांग ये पर पटक दी। उसकी हथेली से अचानक एक चमकदार नीली रोशनी की किरण फूट पड़ी, लेकिन यह अभी अभी निकली ही थी कि यांग ये के एक मुक्के से यह फट गई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और पीछे की ओर उछली। हालांकि उसका शरीर अभी पीछे की ओर बढ़ना शुरू ही हुआ था कि यांग ये फिर से उसके सामने आ गया और फिर उसका हाथ उसके गले पर कस गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी यह देखकर क्रोधित हो गया और उसने अपने साथ लड़ रहे अर्ध सम्राट की उपेक्षा करते हुए यांग यी की ओर गोली चला दी। हमें मार डालो और बाहर निकालो। लेकिन यांग ये ने बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने महिला का गला पकड़ लिया और दूर की ओर गोली चला दी। मार डालो। अनगिनत लोग क्रोध से दहाड़ने लगे और यांग ये के पीछे पीछे चलने लगे। यांग ये के नेतृत्व में उन्हें बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ स्वतंत्र साधकों ने वहां से निकलने के तुरंत बाद ही वहां से चले जाने का इरादा किया, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञों ने उन्हें नष्ट कर दिया। इससे कई लोगों ने जो भागने का इरादा किया था, तुरंत इस तरह के विचारों को त्याग दिया। वर्तमान में वे सभी एक साथ थे, इसलिए उनकी ताकत डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन एक बार जब वे अलग हो गए तो वे डार्क स्काई संप्रदाय की ताकतों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लगभग 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद डार्क स्काई सेक्ट के विशेषज्ञ अभी भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और इससे कई लोगों के चेहरे पर भाव काफी खराब हो गए थे। शुरुआत में यह वैसा ही था जैसा यांग ये ने कहा था और वे बस वहां से चले जाना चाहते थे।
उनका डार्क स्काई सेक्ट को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि डार्क स्काई सेक्ट ने उन्हें मारने पर जोर दिया। इससे उनमें से कई लोगों के अंदर हत्या का इरादा पैदा हो गया। यद्यपि डार्क स्काई संप्रदाय मजबूत था, फिर भी सबसे अच्छे व्यक्ति भी गुस्सैल स्वभाव के थे। उनके जैसे लोगों की तो बात ही छोड़िए। जैसे कि वह जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, यांग ये अचानक रुक गया और डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञों को देखने के लिए मुड़ गया जो उनका पीछा कर रहे थे। हर कोई, एक या सभी को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि वे हमें मारने पर जोर देते हैं, तो क्या हमें वास्तव में किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत है? उन्हें मार दो, भले ही हम बाद में मर जाएं, फिर भी हम अपने साथ कुछ लोगों को मार देंगे। बोलते समय उसने नीली पोशाक वाली महिला को उठाया और उसे ये लियून की ओर फेंक दिया। उस पर नजर रखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञों की ओर बढ़ गया। युआन, फैंग और तलवार के अन्य सदस्यों ने यांग ये का अनुसरण करने में संकोच नहीं किया। बाकी लोग थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन ये लियून को अपना दाहिना हाथ हिलाने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर सोलिटर मर्ग के विशेषज्ञ तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद स्नोलांड मर्ग के अन्य लोग भी आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि सभी शक्तिशाली समूह आगे बढ़ रहे हैं, तो अन्य लोगों ने भी हिचकिचाहट छोड़ दी और समूह का अनुसरण किया। वे डार्क स्काई संप्रदाय के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन डार्क स्काई संप्रदाय उन्हें मारने के लिए दृढ़ था। इसके अलावा यहाँ के कई लोगों को समझ में आ गया था कि उनके लिए डार्क स्काई संप्रदाय के साथ सामंजस्य बिठाने का कोई मौका नहीं था। डार्क स्काई संप्रदाय ने जिस तरह से काम किया, उसके आधार पर यह निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देगा। चूंकि स्थिति ऐसी ही थी, इसलिए धैर्य रखना और संघर्ष से बचना मूर्खता थी। इस बीच डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञों के चेहरे पर उदासी के भाव थे जब उन्होंने यांगे को जवाबी हमला करते देखा। भले ही यहाँ भाड़े के सैनिक और स्वतंत्र साधक उल्लेखनीय नहीं थे, लेकिन उनकी संयुक्त सेना ऐसी चीज नहीं थी जिसका डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञ विरोध कर सकें। जब उन्होंने स्वतंत्र साधकों और भाड़े के सैनिकों को भागते देखा तो उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि स्वतंत्र साधक और भाड़े के सैनिक केवल भागना चाहते थे और वास्तव में उनसे लड़ने और उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना डार्क स्काई संप्रदाय के खिलाफ जाने का मतलब था। हालांकि अब उन लोगों ने वास्तव में उनके खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर दिया था। इस बीच सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, अभी पीछे हट जाओ। बूढ़े आदमी के पास बैठे दूसरे अर्ध सम्राटों में से एक ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन युवा मिस। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, अभी पीछे हट जाओ। हमारे संप्रदाय के विशेषज्ञों के आने के बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है, अन्यथा हम सभी यहीं मर जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अन्य लोगों को साथ लेकर दूर की ओर भाग गया। यांग ये तब रुक गया जब उसने देखा कि सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का समूह भाग रहा है और उसके पीछे के अन्य लोग भी रुक गए थे। यद्यपि डार्क स्काई संप्रदाय के विशेषज्ञ भाग गए थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल उदास थे। डार्क स्काई संप्रदाय, एक डायमंड रैंक शक्ति जिसके पास सम्राट थे। कुछ क्षण की खामोशी के बाद यांग ये अचानक पलटा और उनकी ओर देखा, मुझे आश्चर्य है कि आप सभी अब से क्या करने की योजना बना रहे हैं। वे सभी यांग ये को देखने लगे। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, हमने डार्क स्काई संप्रदाय के बहुत से शिष्यों को मार डाला है, इसलिए यह निश्चित रूप से हमें जाने नहीं देगा। मुझे लगता है कि आप सभी को इस बात का स्पष्ट रूप से एहसास होना चाहिए। क्या तुम बहुत महान नहीं हो? इस बीच ये लियून द्वारा नियंत्रित महिला अचानक अपने चेहरे पर एक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ हंसी, क्या अब तुम डर गए हो? यांग ये ने उसे देखा और कहा, मुझे पता है कि डार्क स्काई संप्रदाय में आपकी स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं है। हालांकि आपके लिए अभी कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा है। मेरा स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है और मैं जल्दबाजी में काम कर सकता हूं। इसका परिणाम यह होगा कि आपका सिर आपकी गर्दन से अलग हो जाएगा। इसलिए अपने सिर के बारे में सोचो। आपके लिए कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा है। वह उसे देखती रही। उसकी आंखों में अभी भी नाराजगी थी, लेकिन वह एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यांग ये ने दूसरों की ओर देखा और कहा, अगर आप सभी के पास कोई योजना नहीं है, तो मेरे पास एक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सभी इसे सुनने के लिए तैयार हैं। इस बीच स्नोलांड मर्ज के एल्डर मो ने धीमी आवाज में कहा, कृपया आगे बढ़ें। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया और यांग ये की ओर देखा। जबकि यांग ये सिर्फ एक संत थे, किसी ने उन्हें कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। एक अर्ध सम्राट के लिए एक अर्ध सम्राट को मारना डरावना नहीं था, लेकिन जब एक संत ने एक अर्ध सम्राट को मार डाला तो यह काफी भयानक था। वे मूर्ख नहीं थे। अगर कोई संत दायरे में एक अर्ध सम्राट को मार सकता है और वह भी इतनी कम उम्र में, तो क्या वह व्यक्ति साधारण होगा? वे कभी विश्वास नहीं करेंगे कि यांग यी को कोई समर्थन नहीं था। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, डार्क स्काई सेक्ट हमें नहीं छोड़ेगा, और यह निश्चित है। मुझे लगता है कि आप सभी को भी किस्मत का साथ मिलने की उम्मीद नहीं होगी, है ना? हम में से कोई भी या यहाँ मौजूद कोई भी समूह डार्क स्काई सेक्ट से लड़ने में बिल्कुल असमर्थ है।
इसलिए अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें सेना में शामिल होना होगा। आप सभी क्या सोचते हैं? यांग ये सुनते ही कई लोगों के चेहरे पर भाव थोड़े बदल गए थे। वे सभी बूढ़े थे जो सैकड़ों सालों से जी रहे थे, तो वे यांग ये को कैसे नहीं समझ सकते थे। इस बीच यांग ये ने कहा, आप सभी बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगी। मैंने स्वॉर्ड एलायंस नामक एक समूह बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसमें शामिल होंगे। अगर आप नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, और हमने पहले जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनसे पार पाकर जो रिश्ता बनाया है वह खत्म नहीं होगा। युआन फेंग और तलवार गठबंधन के अन्य सदस्य तुरंत चले गए और यांग ये के पीछे खड़े हो गए जब उन्होंने उसकी बात सुनी। बाकी लोग चुप हो गए। इस बीच ये लियून ने अचानक पूछा, तलवार गठबंधन में शामिल होने का क्या लाभ है? हमें इसमें क्यों शामिल होना चाहिए? यांग ये मुस्कुराया और अपनी छाती थपथपाई। एक पल में वहां से एक छोटा सा सफेद ड्रैगन उभरा और फिर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत घनी हो गई। एक आत्मा शिरा। इस दृश्य को देखकर यहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए और वे अविश्वास से यांग ये को देखने लगे। जाहिर है उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये के पास वास्तव में एक आत्मा नस है। तलवार गठबंधन के अन्य लोगों के लिए भी यही स्थिति थी, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। यांग ये ने कहा, यह दिव्य ग्रेट स्पिरिट वेन नहीं है, और यह सिर्फ एक संत ग्रेट स्पिरिट वेन है। मेरा मानना कि इस स्पिरिट वेन के हमारे पास होने से हर कोई बहुत तेजी से साधना कर पाएगा। यही इसके फायदे हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि आपको मेरे स्वॉर्ड एलायंस में क्यों शामिल होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूं। हम सेना में शामिल होकर ही डार्क स्काई सेक्ट से लड़ पाएंगे। हमारी संयुक्त सेना भी डार्क स्काई संप्रदाय का विरोध नहीं कर पाएगी। एल्डर मो ने धीमी आवाज में कहा, उनके पास सम्राट हैं। हम सभी को कुचलने के लिए सिर्फ एक सम्राट ही काफी है। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया, क्योंकि सम्राट उनमें निराशा पैदा करने में विशेषज्ञ थे। इस बीच यांग ये ने अचानक कहा, मैं सम्राटों से निपटूंगा। वे सभी दंग रह गए और उन्हें लगा कि वे कुछ सुन रहे हैं। ये लियून ने यांग ये की ओर देखा और कहा, कहो, एक बार और कहो। यांग ये ने कहा, मैंने कहा था कि मैं सम्राटों से निपटूंगा। यहां मौजूद हर कोई शब्दहीन था। इस बीच नान शूंग ने धीरे से कहा, उनके पास कम से कम 3 सम्राट हैं। क्या क्या आप 3 से लड़ सकते हैं? वे सभी यांग यी को देख रहे थे और उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। 3। यांग ये काफी दुविधा में था। अगर वह कहता कि वह इस समय ऐसा नहीं कर सकता, तो यह काफी शर्मनाक होगा। आखिरकार सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। यांग ये एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपना हाथ हिलाया और वीरतापूर्वक बोला, यह सिर्फ 3 है। यह तो केक का एक टुकड़ा है। अचानक ऊपर से दबाव की एक भयानक लहर उतरी। जैसे ही यह आई, तुलनात्मक रूप से कमजोर कई किसान तुरंत जमीन पर गिर पड़े। यह एक सम्राट की आभा थी। बहुत समय नहीं बीता था कि एक बूढ़ा आदमी आसमान में दिखाई दिया, जो सनी के कपड़े पहने हुए था। बूढ़े आदमी ने उन पर नजर डाली, जबकि उसके भीतर से एक असीम आभा बाहर निकली और उन पर दबाव डाला। एक सम्राट। यह डार्क स्काई संप्रदाय का एक सम्राट है। यहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे भयानक रूप से पीले पड़ गए। लेकिन उन्हें यांग ये को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये को अपने दिल में बिल्कुल अवाक महसूस हुआ। अध्याय 1176। सम्राट भी कुछ महान नहीं हैं। वे स्वाभाविक रूप से यह विश्वास नहीं करेंगे कि यांग ये अकेले 3 सम्राटों से लड़ सकता है। आखिरकार 3 की बात तो दूर, वे यह भी विश्वास नहीं करेंगे कि वह एक से भी लड़ सकता है। क्योंकि सेंट रियल में अर्ध सम्राटों से लड़ने में सक्षम होना ही स्वर्ग को चुनौती देने के लिए पर्याप्त था। जहां तक सेंट रियल में सम्राटों से लड़ने की बात है, यह अभूतपूर्व नहीं था, लेकिन यह कुछ हजार वर्षों में केवल एक बार हुआ था। बेशक यह वर्तमान डार्क हेल महाद्वीप में था। अगर यह हजारों साल पहले का डार्क हेल महाद्वीप था, तो इसमें अनगिनत प्रतिभाशाली लोग थे। इसलिए डार्क हेल महाद्वीप में उनकी ताकत का उल्लेख नहीं करना, उनके प्रतिभाशाली लोग अन्य क्षेत्रों में सबसे मजबूत थे। उन्हें यकीन नहीं था कि यांग ये किसी सम्राट से लड़ सकता है, लेकिन उन्हें लगा कि यांग ये के पास निश्चित रूप से एक तुरुप का पत्ता या किसी व्यक्ति या किसी शक्ति का समर्थन है। संक्षेप में, यांग ये अभी उनकी आखिरी उम्मीद थी। टकराना। अचानक यांग यी के भीतर से शून्य रैंक का इरादा बाहर निकल आया और भूरे रंग के लबादे वाले बूढ़े आदमी की डरावनी आभा का विरोध करने के लिए हवा में उड़ गया। शून्य रैंक तलवार इरादा। यह दृश्य देखकर बाकी लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये के पास वास्तव में शून्य रैंक तलवार की मंशा थी। बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि महाद्वीप पर तलवार चलाने वाले बहुत कम साधक थे, विशेषकर शक्तिशाली तलवार चलाने वाले साधक। तुम्हारे पास कुछ क्षमता है, लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। बूढ़े आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आभा बरस पड़ी और उसने यांग ये की शून्य रैंक तलवार की मंशा को तुरंत दबा दिया। क्या ऐसा है? यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरी और उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया। शून्य रैंक वध का इरादा हवा में उछल गया।
जैसे ही यह दूसरा इरादा दिखाई दिया, बूढ़े आदमी की आभा तुरंत पीछे धकेल दी गई। शून्य रैंक वध इरादा। यहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उसके पास दो प्रकार के इरादे हैं। वे बहुत हैरान थे। इसमें ये लियुयुन, म्यूकेंगलान और अन्य अर्ध सम्राट भी शामिल थे। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये शून्य रैंक तलवार की मंशा और वध की मंशा दोनों को समझ गया होगा। दो प्रकार के शून्य रैंक इरादे। इतनी राक्षसी प्रतिभा कहाँ से आई? इस बीच युआन फैंग और अन्य लोगों के चेहरों पर उत्साह था, क्योंकि वे जानते थे कि यांग ये एक अद्वितीय प्रतिभा थी और विश्व विध्वंसक पंथ जैसी शक्ति के अलावा कोई अन्य शक्ति ऐसी प्रतिभा को बढ़ावा नहीं दे सकती थी। बूढ़े आदमी ने यांग ये की आंखों में देखा और पूछा, तुम कौन हो? यांग ये ने जवाब दिया, मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। यांग ये ने नीली पोशाक वाली महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारा वास्तव में डार्क स्काई संप्रदाय के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसे बचा नहीं जा सकता। वह बहुत ही मूर्ख थी और हमें मारने पर अड़ी थी। इसलिए हमारे अस्तित्व की खातिर हमारे पास उनके घेरे से बाहर निकलने के लिए उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब मुझे एक बार फिर अपनी ईमानदारी दिखाने की अनुमति दें। मैं उसे आपको वापस दे दूंगा और हम बीती बातों को भूल जाएंगे, ठीक है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने आगे कहा, तुमने मेरे संप्रदाय के इतने सारे लोगों को मार डाला और यहाँ तक कि हमारे एक सदस्य को बंधक भी बना लिया, फिर भी तुम बीती हुई बातों को भूल जाना चाहते हो। क्या तुम्हें यह बहुत हास्यास्पद नहीं लगता? यांग ये ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और कहा, हमारा डार्क स्काई संप्रदाय के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपके लोगों ने हमें मारने पर जोर दिया, इसलिए हमारे पास वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम बस चुपचाप खड़े होकर मौत के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे, है ना? कितनी हास्यास्पद बात है। बूढ़ा आदमी उपहास करते हुए हंसा, क्या तुम मुझसे तर्क करने की कोशिश कर रहे हो? यांग ये ने सिर हिलाया, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा नहीं चाहती? कारण, वह क्या है? बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक थी, तुम काफी समय से जी रहे हो। क्या तुम्हारे वरिष्ठों ने तुम्हें नहीं सिखाया कि मुट्ठी हमेशा सही होती है? अगर मेरा डार्क स्काई संप्रदाय तुम्हें मारना चाहता है, तो तुम्हें अपनी गर्दन को सहना चाहिए और मौत को गले लगाना चाहिए। यांग यी के पीछे खड़े अन्य लोगों के चेहरे पर बहुत ही भद्दे भाव थे जब उन्होंने बूढ़े आदमी की बात सुनी। इस बीच नानशून यांग ये के पास गया और धीरे से बोला, बेवकूफ, तुम इस दुनिया में लोगों के साथ तर्क करने की कोशिश नहीं कर सकते। जितना अधिक तुम कोशिश करोगे, उतना ही वे सोचेंगे कि तुम पर धौंस जमाई जा सकती है और वे तुम्हें धमकाने के लिए सब कुछ करेंगे। तर्क का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब दोनों पक्षों की ताकत लगभग बराबर हो, और यही एकमात्र समय है जब दोनों पक्ष एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ तर्क कर सकते हैं। या शायद जब तुम उन्हें कुचल दोगे, तब वे तुमसे तर्क करने की भीख मांगेंगे, भले ही तुम ऐसा करने से इनकार कर दो। यांग ये ने नानशून के सिर को सहलाया और धीरे से बोली, अतीत में कुछ लोगों ने कहा था कि मेरा चरित्र बहुत ज्यादा उग्र है और मुझे नहीं पता कि स्थिति के अनुसार कैसे कार्य करना है। मैं छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी घटनाओं में बदल देती हूँ और मैं बड़ी घटनाओं को नियंत्रण से बाहर कर देती हूँ। ऐसे कई मौके आते हैं जब मुझे भी लगता है कि यह सच है। यांग ये ने इस बिंदु पर हंसते हुए कहा, लेकिन मैंने देखा है कि जिसे वे परिस्थिति के अनुसार कार्य करना कहते हैं, वह अधिकतर परिस्थिति को बचाने के लिए समझौता करने का कार्य है। अगर दूसरे मुझे मारना चाहते हैं तो मैं उनका विरोध नहीं कर सकता और मुझे अपना चेहरा उनके सामने लाना पड़ता है ताकि वे मुझे मार सकें। क्योंकि एक बार जब मैं जवाबी हमला करूंगा तो मुझे अंतहीन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस तरह समस्या और अधिक गंभीर होती जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। वे हमें मारना चाहते थे, लेकिन हम उन्हें नहीं मार सकते क्योंकि एक बार हम ऐसा कर देंगे तो हमारे सामने आने वाली समस्या और भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे। यांग ये ने नानशून को देखा और कहा, मुझे बताओ, हमें ऐसी परिस्थितियों में कैसे कार्य करना चाहिए? नानशून ने एक पल सोचा और कहा, मार डालो। तब तक मार डालो जब तक कोई हमें अपमानित करने की हिम्मत न करे। बिल्कुल विश्व विध्वंसक पंथ की तरह। कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। यांग ये जोर से हंसी और बोली, छोटी लड़की, तुम सही हो। मैं, यांग ये, अपने पूरे जीवन काल में स्थिति को बचाने के लिए समझौता करने से इनकार करती हूँ। अगर वे मुझे धमकाने की हिम्मत करते हैं तो मैं इसका 10 गुना बदला चुकाऊंगी। अगर वे मुझे मारने की कोशिश करने की हिम्मत करते हैं तो मैं उस व्यक्ति को मार दूंगी, भले ही वह स्वर्ग का दाव ही क्यों न हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये नीली पोशाक वाली महिला के पास चली गई। उसके चेहरे का भाव बदल गया क्योंकि उसे लगा कि यांग ये उसे मारने का इरादा रखता है। वह बोलने ही वाली थी कि यांग ये ने उसका कंधा पकड़ लिया और उसे बूढ़े आदमी के पास फेंक दिया। यहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि महिला और बूढ़ा आदमी भी दंग रह गया क्योंकि किसी ने भी यांग ये से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। यांग ये ने अपनी मुट्ठी में एक तलवार कसी और बूढ़े आदमी की तरफ देखा,
मैंने हमेशा उन लोगों को नीची नज़र से देखा है जो दूसरों को धमकाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं, यांग ये, अपने दुश्मनों को धमकाने के लिए एक महिला का इस्तेमाल करने से घृणा करता हूँ। अगर तुम्हारा डार्क स्काई संप्रदाय हमें मारना चाहता है, तो और मार डालो। अभी, बूढ़े आदमी ने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नज़र डाली और फिर बोला, तुम्हारे आसपास की महिलाओं को बाद में बख्श दिया जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उंगली आगे की ओर थपथपाई। एक काली उंगली अंतरिक्ष को चीरती हुई आई और एक भयानक आभा लेकर यांगे के ऊपर पहुंची, और वह यांगे को कुचलने ही वाली थी। ओह! अचानक तलवार की चीख गूंजी और फिर एक प्रकाश की किरण आसमान में उछली और काली उंगली पर लगी। काली उंगली जोर से हिली और टूट गई, जबकि प्रकाश की किरण की रफ्तार बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और वह सीधे बूढ़े आदमी पर जा गिरी। बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और महिला तुरंत मौके पर गायब हो गई। उसके बाद, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और उसे यांग यी की दिशा में पटक दिया। टकराना। उसकी मुट्ठी से प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली और वह यांग यी के हमले के खिलाफ जा गिरी। अचानक, बूढ़े आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर चला गया। उसके बाद, दूसरे लोग आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि बूढ़े आदमी का दाहिना हाथ हवा में उड़ गया। इस बीच, यांग ये बूढ़े आदमी से 300 मीटर पीछे था। अन्य लोग तो मौके पर ही दंग रह गए। यह डेथ बाय अ थॉट का सर्वश्रेष्ठ संस्करण था। पहला हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था और यांग यी का असली उद्देश्य डेथ बाय अ थॉट का इस्तेमाल करना था। वह स्वाभाविक रूप से सम्राट के खिलाफ पीछे नहीं हटेगा और उसने हमला करते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि, उसने अभी भी सम्राटों को थोड़ा कम आंका था। भले ही उसने अतीत में कई सम्राटों को मार डाला था, लेकिन यह परिस्थितियों के कारण था कि उसने क्यू के साथ सेना में शामिल हो गया था। फिर भी, अब, यह स्पष्ट रूप से यथार्थवादी नहीं था कि वह एक सम्राट को आसानी से मार डाले, जबकि वह अकेला था। भले ही वह एक संत था और उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था, फिर भी यह यथार्थवादी नहीं था। बूढ़ा आदमी यांग ये को देखने के लिए मुड़ा, जबकि उसका हाथ बहुत तेजी से ठीक किया जा रहा था। उसने यांग ये को अपनी आंखों में एक गंभीर भाव के साथ देखा। मैंने वास्तव में। वह बोलने ही वाला था कि यांग ये ने एक प्राचीन म्यान निकाला और फिर म्यान में तलवार डालकर तुरंत बाहर निकाल ली। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी और यह बिजली के बोल्ट की तरह तेज थी। इसके चलते अंतरिक्ष अलग अलग हिस्सों में बंट गया, जिससे आकाश में एक बहुत लंबी स्थानिक दरार बन गई। यह 150 ओवरलैप्ड हेवन रेंज था। एक बार जब वह संत दायरे में पहुंच गया, तो वह एक बार में 150 हेवन रेंज को ओवरलैप करने में सक्षम था। उसके दोहरे इरादों और शारीरिक शक्ति द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के साथ, उस हमले की ताकत बेहद भयानक थी। बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत अत्यंत गंभीर हो गया जब उसने तलवार की ऊर्जा की किरण को अपनी ओर आते देखा। स्थानिक एकाग्रता। जैसे ही उसने कहा, बूढ़े आदमी ने अपने दोनों हाथ हिलाए और उसके चारों ओर का स्थान तुरंत परतों में केंद्रित होने लगा। एक पल में, उसके सामने का स्थान कम से कम 100 परतों से ओवरलैप हो गया था। इससे बूढ़े आदमी की आकृति भी विकृत लगने लगी जब दूसरे लोग उसे दूसरी तरफ से देखते थे। इस बीच, यांग ये की तलवार की ऊर्जा अंतरिक्ष की ओवरलैप की गई परतों से टकरा गई। टकराना। आकाश में एक जोरदार विस्फोट गूंज उठा। यांग ये की तलवार की ऊर्जा बूढ़े आदमी के सामने अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गई, लेकिन इसे रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद, वहां का स्थान अचानक विकृत होने लगा। एक पल में, यांग ये की तलवार की ऊर्जा टुकड़ों में कुचल गई। इस बीच, यांग ये ने अपने दाहिने पैर को नीचे की जगह पर पटका और उसका शरीर हिल गया, इससे पहले कि वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो जाए, जो बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी। टकराना। बूढ़े आदमी के सामने का स्थान एक पल में ढह गया और फिर प्रकाश की असंख्य किरणें लगातार आकाश में टिमटिमाने लगीं और बूढ़े आदमी को घेर लिया। बहुत समय नहीं बीता कि आकाश में अनेक विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी और वहां का स्थान भी अंतहीन रूप से कांपने लगा। इस बीच, नीचे जमीन पर मौजूद अन्य लोग, ऊपर आसमान में हो रही लड़ाई को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। यह एक संत और एक सम्राट के बीच लड़ाई थी। जिस बात के बारे में उन्होंने केवल सुना था, वह वास्तव में उनकी आंखों के सामने घटित हुई। टकराना। इस बीच, आसमान में एक धमाका हुआ और फिर एक आकृति उड़ गई। यह दृश्य देखकर दर्शकों के दिल कांप उठे, क्योंकि वह आकृति यांग ये थी। यांग ये अंततः लगभग 3 किलोमीटर दूर उड़ने के बाद रुक गया। यांग ये ने अपनी छाती की ओर देखा और उसने वहां एक हथेली का निशान देखा। लेकिन यह बहुत उथला था। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और उसने देखा कि बूढ़े आदमी के चेहरे पर खून से सना हुआ घाव था। यह तलवार की ऊर्जा से बनी चोट थी। मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था। बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग यी और बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर का स्थान तुरंत उफनती नदी की तरह लहरों से भर गया। इस बीच, यांग ये की मुट्ठी में रखी तलवार धीरे धीरे बिखर गई और उसने अपनी मुट्ठियां खोल दी। जब वह नानशून को देखने के लिए मुड़ा तो उसके हाथों पर फायर ड्रैगन गॉन्टलेट्स दिखाई दिए।
उसके मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, वास्तव में सम्राट भी कुछ महान नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। दरार, एक स्पष्ट और गूंजती हुई दरार उठी। उसकी मुट्ठी के चारों ओर की जगह टूट गई थी। अध्याय 1177। मेरी तलवार भूखी है। पूरे आसमान में हाथ जितनी मोटी दरारें दिखाई दी और वे तेजी से आसपास की ओर फैलती चली गईं। कुछ ही समय में यांग यी और लिनेन के लबादे में बूढ़े व्यक्ति के आसपास 5 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में दरारें पड़ गईं। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली आभा लाखों पहाड़ों की तरह बरसने लगी। आसपास के असंख्य लोग भयभीत हो गए और वे आसपास की ओर चले गए। बूढ़े आदमी का चेहरा भी बहुत गंभीर हो गया था। भले ही यांग ये ने हमला नहीं किया था, लेकिन यांग ये की मुट्ठी में निहित ऊर्जा ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। क्या वह सचमुच संत है? बूढ़े आदमी ने आगे कुछ नहीं सोचा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पंजे से इशारा किया। एक पल में पूरे आसमान में जगह की मरम्मत हो गई और फिर वह चिल्लाया, मिन्स। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, यांग ये के चारों ओर का स्थान तुरंत मुड़ने और विकृत होने लगा। उसके आसपास की जगह में पैदा हुई ताकत ने यांग यी को तुरंत भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उसका शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा होने लगा था। यांग यी के मुंह के कोनों पर एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने तेजी से अपनी दाहिनी मुट्ठी आगे पटक दी। टकराना। यांग यी की मुट्ठी से एक भयानक बल की लहर प्रचंड धारा की तरह निकली और उसके सामने का स्थान एक पल में ढह गया। आसपास के लोग डर गए और पागलों की तरह आसपास की ओर भाग गए। वे उस क्षेत्र के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाए जहां यांग यी और बूढ़ा आदमी था। बहुत समय बीतने के बाद आकाश में स्थिति सामान्य हुई और यांग ये और बूढ़ा आदमी एक बार फिर उनके सामने आए। इस समय बूढ़ा आदमी यांग ये से बहुत दूर था और उसके मुंह के कोने पर लाल रंग का एक हल्का सा निशान था। वह घायल हो गया है। सभी दर्शकों के हृदय में तुरंत ही तूफानी लहरें उठ गईं। उन्हें यांग ये को देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके विपरीत यांग ये की शक्ल सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल ठीक है। बूढ़ा आदमी खो गया। बूढ़ा आदमी यांग ये को घूर रहा था जबकि उसके मुंह के कोने से खून अभी भी बह रहा था। इस बीच यांग ये अचानक बूढ़े आदमी की ओर चलने लगा और फिर उसके भीतर से खून का एक खंभा आसमान में उछला। उसके बाद यांग ये के दाहिने हाथ में एक खूनी लाल तलवार दिखाई दी, इससे पहले कि वह उसे म्यान में डाल लेता। एक भयानक आभा, राक्षसी भयावह ऊर्जा और वध की मंशा आकाश में फैल गई और यहां तक बूढ़ा आदमी भी एक कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यांग ये ने बूढ़े आदमी को देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। मेरे इस हमले ने एक बार एक सम्राट को मार डाला था। बूढ़े आदमी, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने यांग यी को घूरते हुए कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने वास्तव में तुम्हारा गलत अनुमान लगाया था। जैसे ही उसने यह कहा, उसके मुंह के कोने से लगातार खून बहने लगा। यांग ये ने फिर पूछा, क्या आप इसे आजमाने जा रहे हैं या नहीं? बूढ़े आदमी ने यांग यी पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो क्षितिज में गायब हो गई। वह भाग गया। दूसरों के मुंह खुले रह गए और वे पूरी तरह से चकित हो गए, क्योंकि एक सम्राट वास्तव में एक संत के साथ युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था और भाग गया था। यदि उन्होंने यह सब अपनी आंखों से न देखा होता तो वे इस पर कतई विश्वास नहीं करते। बहरहाल, जो भी हुआ हो, कम से कम अब तो यह घटना समाप्त हो ही गई। उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक दूर खाई से कुछ आकृतियां उभरीं। यह डूम्सडे सिटी के विशेषज्ञ थे। मैदान में आगे चल रहे काले लबादे वाले आदमी ने उन पर नजर डाली और आखिरकार उसकी नजर यांगे पर पड़ी। जब उसने देखा कि यांगे पूरी तरह से खून से लाल हो गया है, तो वह थोड़ा हैरान रह गया और उसने कहा, तुम वाकई अभी भी जिंदा हो? यांगे ने काले वस्त्र पहने आदमी को देखा और पूछा, क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो? काले लबादे वाले आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कोई बात नहीं, चूंकि तुम जिंदा हो, इसलिए मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले वस्त्र पहने हुए आदमी ने हमला करने की कोशिश की। लेकिन खून की लाल रोशनी की किरण चमकी और फिर उसका शरीर वहीं अकड़ गया जबकि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल बाद उसका सिर एक तरफ झुका और उसकी गर्दन से लुढ़क गया। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। वह एक ही क्षण में मारा गया। एक अर्ध सम्राट एक पल में मारा गया था। डूम्सडे सिटी के बचे हुए विशेषज्ञ चौंक गए और उन्होंने यांगे को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। इस बीच रक्त लाल रोशनी की एक और किरण चमकी और दूसरे अर्ध सम्राट का सिर हवा में उड़ गया। इस बार प्रलय दिवस शहर के बचे हुए दो अर्ध सम्राटों ने मौके पर स्तब्ध रहने की हिम्मत नहीं की और वे तुरंत पलट गए और क्षितिज में गायब हो गए। यांग ये उनका पीछा करने ही वाला था कि येलियुन अचानक उसके सामने आ गया। उन्हें जीवित रखना हमारे लिए उपयोगी है। तुम। येलियुन अचानक रुक गई और वह कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि यांग ये की नजरें उसे मारने के खतरनाक इरादे से देख रही थीं। यांग ये अपनी तलवार कांपते हुए येलियुन की ओर चलने लगा। येलियुन भयभीत हो गई। सौभाग्य से
यांग ये की छाती से अचानक एक छोटा सा सफेद सिर उभरा। छोटे सफेद सिर ने आसपास की चीजों पर नजर डाली और फिर अपना छोटा पंजा फैलाकर यांग ये की छाती पर थपथपाया। उसके बाद वह यांग ये की छाती में वापस चला गया। इस बीच यांग ये ने हिलना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत समय बीतने के बाद ही रक्त की लाल चमक धीरे धीरे उसके अंदर वापस आने लगी। लगभग 10 सांसों के बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं और वे एक बार फिर साफ हो गईं। ये लियू युन ने यह देखकर तुरंत राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि वह अभी मरने वाली है। भले ही वह एक अर्ध सम्राट थी, लेकिन उसके पास यांग ये का सामना करने के लिए एक रत्ती भी आत्मविश्वास नहीं था। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर उसने दूसरों की तरफ देखा। हर कोई, मैं आप सभी को हमारे साथ शामिल होने के लिए एक ईमानदार निमंत्रण देते हुए तलवार गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता हूं। जो लोग इच्छुक हैं वे अब से हमारे अपने होंगे। अगर मैं, यांग ये, कुछ हासिल करता हूं तो आप सभी को भी निश्चित रूप से हिस्सा मिलेगा। जो लोग अनिच्छुक हैं उनके लिए यह ठीक है। हम शांति से अलग हो जाएंगे। वे सभी चुप हो गए। यांग ये की नज़र ये लियू युन पर पड़ी। मिस ये, आप क्या सोचती हैं? ये लियू युन बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, मैं तलवार गठबंधन में शामिल होने को तैयार हूं। यांग ये की ताकत एक सम्राट के बराबर थी। यहां तक उसने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि ऐसे व्यक्ति के पास रहस्यमयी शक्ति का समर्थन नहीं था। वर्तमान में वे सभी निश्चित रूप से डार्क स्काई संप्रदाय की ब्लैकलिस्ट में थे। अगर उन्हें भरोसा करने के लिए कोई नहीं मिला तो वे केवल भाग सकते थे। इसके अलावा उन्हें अपने समूहों को भंग करने के बाद भागना पड़ा, क्योंकि एक बड़े समूह में भागना असंभव था क्योंकि वे एक बड़ा लक्ष्य होंगे। इसके अलावा उन्हें अब से छिपना होगा। वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। यांग ये ने जब उसे सहमति जताते हुए सुना तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। फायर ड्रैगन धनुष तुरंत ये लियून के सामने प्रकट हुआ। मिस ये, मुझे यह धनुष संयोग से मिला है। यह आपके काम आना चाहिए। एक अर्ध सम्राट रैंक धनुष। यहाँ हर कोई इसे देखकर भाव विभोर हो गया। यह एक अर्ध सम्राट रैंक खजाना है। उस आदमी ने वास्तव में इसे ऐसे ही दे दिया, है न? क्या वह बहुत उदार नहीं है? ये लियू युन भी थोड़ा हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये उसे तुरंत ही अर्ध सम्राट रैंक का खजाना दे देगा। आखिरकार बड़ी शक्तियों में भी यह एक बेहद कीमती खजाना था। लेकिन यांग ये ने उसे यूं ही एक खजाना दे दिया था। ये लियून ने यांग ये पर एक जटिल भावना भरी नजर डाली और फिर उसने धनुष को दूर रख दिया और कहा, यदि आप मुझे धोखा नहीं देते हैं तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। यांग ये मुस्कुराए, हमारा एक ही लक्ष्य है और वह है जीना और अच्छा जीना, है न? ये लियू युन ने सिर हिलाया और यांग ये के पीछे खड़ा हो गया। जब उन्होंने ये लियू युन को ऐसा करते देखा तो सोलिटर मर्ज के अन्य सदस्य भी जल्दी से यांग ये के पीछे खड़े हो गए। इस बीच एल्डमो आगे बढ़े, मेरे स्नोलान मर्ज भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। यांग ये ने एल्डमो की ओर देखा, स्वागत है। एल्डमो ने यांग ये को अपनी मुट्ठी में भर लिया और फिर वह अपने समूह को यांग ये के पीछे खड़ा कर दिया। ज्यादातर भाड़े के समूहों और स्वतंत्र साधकों को तलवार गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंत में उनमें से 90% शामिल हो गए जबकि बाकी चले गए। उन्हें किसी चीज से बंधे रहना पसंद नहीं था या उनके इरादे कुछ और थे। इसलिए यांग ये ने उन पर दबाव नहीं डाला और उन्हें जाने दिया। यांग ये ने उन पर नजर डाली और उसने देखा कि उनमें से 10 अर्ध सम्राट थे। 10 अर्ध सम्राट स्पष्ट रूप से बहुत कम थे। आखिरकार यहाँ अर्ध सम्राटों की संख्या रेडियंट आयाम से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा इस दुनिया में सम्राट थे। इसके अलावा वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वे शायद पूरे दिल से तलवार गठबंधन में शामिल नहीं हुए होंगे। इस समय उनके पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि डार्क स्काई संप्रदाय निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देगा, लेकिन उनके पास सुरक्षा पाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए उनके पास तलवार गठबंधन को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये को इस बात का पूरा एहसास था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब तलवार गठबंधन के बढ़ने की संभावना थी तो उसे पूरा भरोसा था कि वे भविष्य में भी पूरे दिल से साथ रहेंगे। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे जीवन भर भाड़े के सैनिक बने रहने को तैयार होंगे। इस बीच ये लियून ने कहा, अब आपकी क्या योजना है? यांग ये ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, क्या आपके पास कोई सुझाव है? ये लियून ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, हमें अभी एक बेस की जरूरत है। यहाँ से करीब 50,000 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, क्लाउडफॉल सिटी। क्योंकि यह रेगिस्तान के करीब है, इसलिए वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है और व्यवहारिक रूप से मौजूद नहीं है। यही कारण है कि यह एक मृत शहर की तरह है। हमारे पास एक आत्मा शिरा है, इसलिए हम धीरे धीरे वहाँ विकास कर सकते हैं। यांग ये ने उसकी ओर देखा और फिर उसने दूसरों की ओर देखा। इस क्षण से, मिस ये हमारी तलवार गठबंधन की है। वह हमारी तलवार गठबंधन की सलाहकार है। उसे देखना मुझे देखने जैसा है।
अगर मैं तलवार गठबंधन में नहीं हूं, तो वह मेरी जगह पर सब कुछ संभाल लेगी। यांग ये की बात सुनकर बाकी लोग दंग रह गए, और इसमें ये लियू युन भी शामिल थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये अचानक ऐसा कर देगा। आखिरकार यांग ये ऐसे ही अधिकार दे रहा था, और यह बहुत बड़ा अधिकार था। इस बीच एल्डमो के पास खड़ा एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक बोला, यह उचित नहीं है। अचानक यांगे ने उसकी ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि आपने अपनी नई पहचान के साथ खुद को समायोजित नहीं किया है। अधेड़ उम्र का आदमी दंग रह गया। इस बीच यांगे ने दूसरों की ओर देखा और कहा, मैं सभी के साथ कुछ चीजों पर चर्चा करूंगी, लेकिन अगर मैंने कुछ तय कर लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी इस पर आपत्ति नहीं करेगा। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि मुझे आप सभी को रोकने के लिए किसी का उदाहरण नहीं बनाना पड़ेगा। अंत में मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अब आप सभी तलवार गठबंधन से संबंधित हैं। एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने और साजिश रचने की अपनी आदतों को मेरे तलवार गठबंधन में मत लाओ, अन्यथा मैं आप में से हर एक को मार डालूंगी जो ऐसा करेगा। वे सभी स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे और फिर चुप हो गए। यांग ये ने ये लियूयुन को देखा, क्लाउड फॉल सिटी के लिए निकलो। ये लियून ने कहा, मेरा एक और सवाल है। यांग ये ने उत्तर दिया, आगे बढ़ो। ये लियून ने धीरे से कहा, प्रलय दिवस शहर और डार्क स्काई संप्रदाय। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हम अभी एक निराशाजनक स्थिति में हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि इससे बचने की कोशिश करें। इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर वे आते हैं तो हम उन्हें मार देंगे, और हम उन्हें तब तक मारेंगे जब तक कि वे फिर से खुद को दिखाने की हिम्मत न करें। यह इतना ही सरल है। अचानक दूर से कई भयानक आभाएं आईं। उन्होंने मुड़कर उसके स्रोत की ओर देखा, और उन्होंने क्षितिज पर कुछ दर्जन आकृतियां दिखाई दी। वे सभी अर्ध सम्राट थे। ये लियूयुन ने गंभीरता से कहा, ये प्रलय शहर के विशेषज्ञ हैं। यहाँ मौजूद कई लोगों का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। आप सभी पहले चले जाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांगे मुड़ा और अर्ध सम्राटों के समूह की ओर चलना शुरू कर दिया। नानशून ने जल्दी से उस पर चिल्लाया, तुम कहाँ जा रहे हो? यांगे की आवाज दूर से गूंजी, मारने के लिए। मेरी तलवार भूखी है। नानशून ने फिर चिल्लाया, उनमें से बहुत सारे हैं। यांगे की आवाज एक बार फिर दूर से गूंजी, तभी मैं अपने दिल की इच्छानुसार हत्या कर पाऊंगी। जब अन्य लोगों ने उसकी बात सुनी तो वे अवाक रह गए। अध्याय 1178, हजारों दुनियाएं खोजी। चलो चलें। ये लियून ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत आदेश दिया और दूर की ओर गोली चला दी। बाकी लोग भी एक पल के लिए झिझके और फिर जल्दी से उसके पीछे चले गए। नानशून पीछे रहना चाहती थी, लेकिन उसे म्यू कैंगलान और बाकी लोगों ने खींच लिया। इस बीच यांग यी ने चलना बंद कर दिया, और 35 ग्रे वस्त्रधारी साधक उसके पास ही खड़े थे। वे सभी अर्ध सम्राट थे। यहाँ अर्ध सम्राट कुत्तों की तरह असंख्य हैं। यांग ये ने प्राचीन म्यान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि वह यहाँ अर्ध सम्राटों को देख रहा था। डार्क हेल कॉन्टिनेंट में स्वर्ग दाव नहीं था, इसलिए इसने कई लोगों को अर्ध सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने की अनुमति दी। हालांकि उनकी गुणवत्ता की तुलना रेडियंट आयाम से नहीं की जा सकती थी। रेडियंट आयाम के अर्ध सम्राट अपने अपने स्वर्गीय क्लेशों से बच गए थे, और जिनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, वे अपने स्वर्गीय क्लेशों से नष्ट हो गए थे। इसलिए जो लोग बच गए हैं उनकी ताकत निश्चित रूप से खराब नहीं होगी। जहां तक डार्क हेल कॉन्टिनेंट के अर्ध सम्राटों की बात है, उनमें से कई उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने उन्हें होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी भी स्वर्गीय संकट का अनुभव नहीं किया था। अपनी ताकत में भारी सुधार के अलावा यही दूसरा कारण था कि वह अभी इतनी आसानी से अर्ध सम्राटों को मारने में सक्षम था। यांग यी से पहले समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक भूरे रंग का लबादा पहने बूढ़ा आदमी था। डूम्सडे सिटी के दो अन्य अर्ध सम्राट जो पहले भाग गए थे, बूढ़े आदमी के बगल में खड़े थे। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये को देखा और पूछा, तुमने मेरे प्रलय शहर के सदस्यों को मार डाला? यांग ये ने सिर हिलाया, मैंने किया। बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत उतर गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यांग ये ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक इरादे वाली तलवार को संक्षिप्त किया, उसे म्यान में रखा, और फिर उसे तेजी से बाहर निकाला। ओह! तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे की ओर चमकी और साथ में तलवार की एक चीख भी आकाश में उठी। यह 150 ओवरलैप्ड हेवन रेंज था। इसके अलावा यह शून्य रैंक तलवार इरादे और वध इरादे से भी बढ़ाया गया था। इसके मार्ग में आने वाला स्थान तुरंत फट गया। इस बीच ग्रे रंग की पोशाक पहने बूढ़े आदमी और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं। भले ही वे चकित थे, ग्रे रंग की पोशाक पहने बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसके भीतर की गहन ऊर्जा तुरंत उस काली छड़ी में उमड़ पड़ी जिसे उसने पकड़ रखा था, और फिर उसने उसे आगे की ओर पटक दिया। अनुभव करना। छड़ी एक पल में ही फटकर बिखर गई। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी भयभीत हो गया, और उसके भीतर से एक सफेद रोशनी की किरण निकली और यांग यी की तलवार की ऊर्जा से टकरा गई। टकराना। एक धमाके की आवाज आई और बूढ़े आदमी की आकृति 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरी।
इसके अलावा उसकी छाती पूरी तरह से क्षत विक्षत अवस्था में थी। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अन्य अर्ध सम्राटों ने यांग ये को घूर कर देखा और हमला करने वाले थे। उसी समय यांग ये ने फिर से इरादे की तलवार को म्यान में रखा और एक क्रूर मुस्कान प्रकट करते हुए उनकी ओर देखा। लाओ। यांग ये को हल्के डर से देखते हुए उनके चेहरों पर गंभीरता झलक रही थी। भले ही यांग ये सिर्फ एक संत था, लेकिन वे उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि भूरे रंग की पोशाक वाला बूढ़ा आदमी उनमें सबसे ताकतवर था। लेकिन भूरे रंग की पोशाक वाला बूढ़ा आदमी भी एक पल में लगभग मारा जा चुका था, इसलिए वे उस हमले का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। लेकिन वे किसी भी तरह से अर्ध सम्राट थे और उनमें से बहुत सारे थे, इसलिए उनके लिए यांग यी से इस तरह भयभीत होना स्वाभाविक रूप से असंभव था, अन्यथा वे वास्तव में कचरा बन जाते। उन्होंने तुरंत यांग ये पर हमला कर दिया। ओह! यांग यी की आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई और तलवार की चीख गूंज उठी, जो उसी समय गायब हो गई। उसके बाद समूह के सामने अर्ध सम्राट का सिर तुरंत हवा में उड़ गया। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। एक क्षण बाद यांग ये ने अपने दाहिने पैर को अपने नीचे की जगह पर पटका और वह प्रकाश की एक और किरण में बदल गया जो उसी स्थान पर गायब हो गई। एक और अर्ध सम्राट का सिर हवा में उड़ गया। उसके बाद यांग ये एक बार फिर प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया। 5 सांसों से भी कम समय में 5 अर्ध सम्राट गिर गए। रोशनी की एक किरण चमकी और यांग ये 3 किलोमीटर दूर दिखाई दिया। उसने अपनी मुट्ठी में प्राचीन म्यान पकड़ रखा था और उसमें एक इरादे वाली तलवार थी, जबकि उसका दाहिना हाथ इरादे वाली तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए था। उसने डूम्सडे सिटी के विशेषज्ञों को देखा, जबकि उसके चेहरे पर पागलपन का एक निशान देखा जा सकता था। जारी रखें। डूम्सडे सिटी के विशेषज्ञ उसकी ओर गंभीर भाव से देख रहे थे, जबकि उनकी आंखों में भय भरा हुआ था। उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह संत है, वह सम्राट है, वह अर्ध सम्राटों को मुर्गे की तरह मारता है। अचानक भूरे वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने, जिसे यांग ये ने शुरू में बुरी तरह घायल कर दिया था, पूछा, आप कौन हैं? यांग ये ने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। आप अनुमान क्यों नहीं लगाते? भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का चेहरा तमतमा उठा। इस बीच यांग ये ने कहा, तुम हमला नहीं कर रहे हो तो मैं जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटकर चली गई। तुरंत रुक जाओ! भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये पर जल्दी से चिल्लाया जब उसने देखा कि यांग ये पीछे मुड़कर जाने की कोशिश कर रहा है। अचानक यांग ये ने पलटकर अपनी तलवार खींची। तलवार की ऊर्जा की एक किरण बूढ़े आदमी पर गिरी। यह इतनी तीव्र गति से चलती थी कि यहाँ के अर्ध सम्राट भी इसे देख पाने में असमर्थ थे। जैसे ही वह प्रकट हुआ, भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति भयभीत हो गया और उसकी गहन ऊर्जा बाहर निकल आई और उसके सामने एक अवरोध बन गया। टकराना! एक जोरदार धमाका हुआ और बूढ़े आदमी के सामने की दीवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। उसी समय बूढ़े आदमी के मुंह से खून की धार निकली और उसकी आकृति 3 किलोमीटर दूर तक उड़ गई। एक बार जब उसने हिलना बंद कर दिया, तो उसने लगातार कुछ और घूंट खून थूका। यांग ये ने अर्ध सम्राटों के समूह को देखा, ठंडी हंसी हंसा और फिर चला गया। इस बार उनमें से किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। यांग ये के चले जाने के बाद एक अर्ध सम्राट बूढ़े व्यक्ति के पास गया। बड़े यू, उस आदमी की ताकत असाधारण थी। उसकी पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं है। बूढ़े आदमी का चेहरा बहुत उदास था। वह बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसने पीछे मुड़कर अधेड़ उम्र के एक आदमी की तरफ देखा। क्या यह वाकई तलवार की रोशनी की किरण थी जिसने खंडहर में दिव्य ग्रेट स्पिरिट नस को ले लिया? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया। जिस व्यक्ति ने इसे लिया था, उसके कुछ समय तक पीछा करने के बाद उसके निशान गायब हो गए। लेकिन हमने देखा कि अभी अभी वाला व्यक्ति वहां खड़ा था। हालांकि हमने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसकी साधना बहुत कम थी। अब ऐसा लग रहा है कि दिव्य श्रेणी की आत्मा शेराएं निश्चित रूप से उसके कब्जे में हैं। दिव्य ग्रेड आत्मा शेरा। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बहुत समय बीतने के बाद उसने कहा, चलो पहले शहर लौटते हैं। हम इस मामले पर शहर के गवर्नर और अन्य लोगों के तलवार भगवान के महल के खंडहरों से लौटने के बाद चर्चा करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे सभी पलट गए और क्षितिज में गायब हो गए। डॉट डॉट डॉट। यांग ये आसमान में पैर मोड़कर बैठा था और उसके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। उसी समय उसका शरीर टूटने लगा। क्या वह 30 से ज्यादा अर्ध सम्राटों को हरा सकता था? जवाब स्वाभाविक रूप से था नहीं। वह अजेय नहीं था। उसने अभी अभी लगातार 5 अर्ध सम्राटों को मारने के लिए डेथ बाय ए थॉट के अंतिम संस्करण पर भरोसा किया था। लेकिन डेथ बाय ए थॉट के अंतिम संस्करण के हर निष्पादन के साथ उसके शरीर को एक निश्चित मात्रा में नुकसान हुआ। हालांकि यह मजबूत था, फिर भी उसने जो कीमत चुकाई वह छोटी नहीं थी। बेशक मुख्य कारण यह था कि उसने लड़ाई से पहले एक सम्राट से लड़ाई की थी। उसने उस लड़ाई में ब्रिंक लॉ का इस्तेमाल किया था। भले ही उसने अंत में सम्राट को घायल कर दिया था, लेकिन उसके शरीर को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचा था।
यह कहा जा सकता है कि वह उस सम्राट के साथ अपनी लड़ाई के बाद पहले से ही घायल था। इसलिए अभी खुद को बहुत ज्यादा थका देना खुद पर और ज्यादा चोट पहुंचाने के बराबर माना जा सकता है। इसलिए अगर वे उसके खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला करते हैं तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सौभाग्यवश अब उसके पास पर्याप्त मात्रा में बैंगनी क्रिस्टल थे, इसलिए ऐसी चोटें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। 1 घंटे बाद यांग यी की चोटें उसके भीतर की आदिम बैंगनी ऊर्जा द्वारा लगभग ठीक हो गई थीं। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली, भौहें सिकुड़ी और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत समय बीतने के बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं और धीरे से बोला, क्या मैं गलत था? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और क्षितिज में गायब हो गई। यांग ये के जाने के तुरंत बाद काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति अचानक वहां प्रकट हुआ, जहां कुछ क्षण पहले यांग ये खड़ा था। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अब तक कुछ हजार दुनियाएं घूम चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले लबादे वाला आदमी मौके पर ही गायब हो गया। काले लबादे वाले आदमी के गायब होने के कुछ ही देर बाद यांग ये एक बार फिर वहां दिखाई दिया। उसने बहुत देर तक उस जगह को देखा जहां काले लबादे वाला आदमी खड़ा था, और फिर वह वहीं गायब हो गया। डॉट 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 क्लाउड फॉल सिटी। क्लाउड फॉल सिटी में पहुंचने पर यांग ये ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि ये लियूयुन और अन्य लोगों को शहर के प्रवेश द्वार पर घेर लिया गया था। यांग ये ने क्षेत्र पर नजर डाली और पाया कि जिस समूह ने ये लियूयुन और अन्य लोगों को घेर रखा था, उसकी ताकत वास्तव में खराब नहीं थी। उनमें लगभग 17 अर्ध सम्राट और कुछ हजार संत थे। यांग ये ने ये लियूयुन के पक्ष में जाने में संकोच नहीं किया। तलवार गठबंधन के सदस्यों ने तुरंत राहत की सांस ली जब उन्होंने यांग ये को सुरक्षित वापस आते देखा। यह कहा जा सकता है कि यांग ये इस समय उनके विश्वास और समर्थन का स्तंभ था। यांग ये ने ये लियूयुन को देखा, क्या हो रहा है? हम बहुत देर से आए थे। साइक्लोप्स मर्क्स ने क्लाउड फॉल सिटी पर कब्जा कर लिया। ये लियून ने इस समय यांग ये को एक आवाज भेजी, उनकी छवि खराब है। खास तौर पर उनके नेता सोंग जीजी। उनकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने अपने पिछले नेता की पत्नी मारोन को बहकाया ताकि वे अपने पिछले नेता को मार सकें और भाड़े के सैनिकों के समूह पर नियंत्रण कर सकें। वह निर्दयी और बदनाम है। इसलिए हम उसे नाराज नहीं करना चाहते थे और छोड़ने का इरादा रखते थे। हालांकि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और हमसे 5000 वायलेट क्रिस्टल टोल के रूप में देने पर जोर दिया। इसके अलावा वह मुझे कैंगलान और नानशून को चाहता है। यांग ये ने पलटकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। अधेड़ उम्र का वह आदमी भी एक अर्ध सम्राट था। उसकी आंखें पारदर्शी पैच से ढकी हुई थीं और उसने अपने कंधे पर एक बड़ी कृपाण रखी हुई थी। इसके अलावा वह एक दुष्ट और मनहूस शक्ल का था। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया कि वह एक अच्छा इंसान नहीं था। यांग ये ने अपनी नजरें हटा लीं और कहा, पहले आओ पहले पाओ। चूंकि वे पहले यहां आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं। ये लियूयुन ने यांग ये की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक जब यांग ये और अन्य लोग जाने वाले थे, सोंग जीजी ने अचानक दूर से कहा, तुम ऐसे ही चले जाओगे? यांग ये रुकी और सोंग जीजी की ओर देखने लगी, क्या तुम चाहते हो कि हम भोजन के लिए रुकें? खाना? सोंग जीजी के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। यहाँ खाना तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बकवास है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यांग ये ने सोंग जीजी को देखा। वह बोलने ही वाला था कि सोंग जीजी अचानक हंस पड़े, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सच में मल खाना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता, है न? तुम्हें वाकई ऐसी ही रुचि है? जैसे ही उसने यह बात कही, साइक्लोप्स मर्स के अन्य सदस्य तुरंत जोर जोर से हंसने लगे। यांग ये ने पलटकर ये लियूयुन को देखा, दूसरों को कुछ तैयार करने का आदेश दो। ठीक है, 5 किलो ले आओ। मैं उसे मुंह भर खाने पर मजबूर करूंगी। एक भी मुंह भर कम नहीं। ये लियूयुन अवाक रह गया। अध्याय 1179 खाओ। सभी 5 किलोग्राम तुम्हारे हैं। जब उसने यांग ये के चेहरे पर गंभीर भाव देखा, तो ये लियूयुन एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने पीछे मुड़कर उन लोगों में से एक को देखा जो उससे दूर खड़े थे। उस व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया और चला गया। सोंग जीजी पहले तो यांग ये की बात सुनकर दंग रह गए, फिर उन्होंने अपना कान खोला और पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। इसे फिर से दोहराओ। ठीक है। अचानक यांग ये मौके पर ही गायब हो गया, और जब वह एक बार फिर प्रकट हुआ तो वह सोंग जीजी के सामने था। सोंग जीजी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये बिना कुछ कहे हमला कर देगा, और वह भी इतनी तेजी से, क्योंकि वह भी अपने सामने केवल एक धुंधली छाया ही देख पा रहा था। सोंग जीजी अचानक से चौंक गए और बचने में असमर्थ हो गए, इसलिए उनके पास अपनी कृपाण को तेजी से लहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यांग ये ने इसे चकमा देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ तलवार को अपने सिर पर वार करने दिया, जबकि उसकी मुट्ठी सोंग जीजी की छाती पर जा लगी।
झनकार, टकराना। यांग ये की आकृति बिल्कुल भी नहीं हिली, लेकिन सोंग जीजी की आकृति आगे की ओर मुड़ी, क्योंकि उसकी आकृति उड़ गई थी। लेकिन यांग ये अचानक उसके सामने आ गया। सोंग जीजी भयभीत हो गया और उसने एक बार फिर अपनी कृपाण घुमाई, लेकिन यांग ये ने फिर भी चकमा नहीं दिया और अपनी मुट्ठी फिर से आगे पटक दी। झनकार, सकना। यांग ये का शरीर अभी भी प्रभाव से नहीं हिला, लेकिन सोंग जीजी ने मुंह से खून थूका, जबकि उसका शरीर फिर से उड़ गया। यांग ये अचानक सोंग जीजी के सामने आ गया, जब उसका शरीर पीछे की ओर उड़ना शुरू ही हुआ था, और फिर यांग ये ने सोंग जीजी का गला पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। टकराना। जमीन फट गई और सोंग जीजी का सिर जमीन में धंस गया। यांग यी के हमले से लेकर युद्ध समाप्त होने तक 3 सांस से भी कम समय बीता था। इसलिए आसपास के कई लोग अभी भी स्तब्ध थे। साइक्लोप्स मर्ग के अन्य सदस्य इस समय अपने सदमे से उबर चुके थे और वे हमला करने वाले थे। हालांकि यांग ये ने अचानक उन्हें देखा और कहा, एक और कदम आगे बढ़ाओ और मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। उनके हाव भाव बदल गए और वे 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। यांग ये ने सोंग जीजी को जमीन से उठाया और सोंग जीजी के डेंटियन पर अपना पैर पटका। उसके बाद वह पलटा और ये लियुयुन को देखा। ये लियुयुन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उनमें से एक आदमी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। सोंग जीजी के सिर के पास एक बड़ा सा बेसिन दिखाई दिया। जहां तक उसकी सामग्री का सवाल है, उसमें से आने वाली महक से ही सोंग जीजी को उल्टी होने लगी। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, खाओ, सब खा लो, अगर तुमने एक भी बूंद चूकी तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। सोंग जीजी के चेहरे पर भाव बदल गए। वह एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, भाई, मैं सोंग जीजी हार मानता हूं। कृपया मुझ पर थोड़ी दया करो। इस बीच ये लियुन यांग ये के पास गया और बोला, उसे साइक्लोप्स कहा जाता है, लेकिन हम उसे कृतघ्न कमीना कहना पसंद करते हैं। असल में वह अपने भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता नहीं था। उस समय इसे साइक्लोप्स मर्ग भी नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे ब्रीज मर्ग कहा जाता था। वह एक भाई था जिसे ब्रीज मर्ग के नेता ने स्वीकार किया था, लेकिन अंत में उसने ब्रीज मर्ग के पिछले नेता को मारने के लिए मा रोंग के साथ सेना में शामिल हो गया। अंत में भाड़े के सैनिकों के समूहों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए उसने और 100 से अधिक लोगों ने मा रोंग के साथ बारी बारी से काम किया। वह बिल्कुल हृदयहीन है और उसकी कोई सीमा नहीं है। उसे जीने नहीं दिया जा सकता। यांग ये ने उसे सुनते ही तुरंत कुछ विचार त्याग दिए और फिर उसने सोंग जीजी की ओर देखा, खाओ, सभी 5 किलोग्राम तुम्हारे हैं। सोंग जीजी का चेहरा उदास था। भाई, क्या तुम्हें सचमुच इस हद तक जाना होगा? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे व्यक्ति के अनुसार कार्य करना पसंद है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, मुझे लगता है कि मुझे इस हद तक जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं होती, तो जो परिणाम हमारा इंतजार कर रहा होता, वह निश्चित रूप से उस परिणाम से 10 गुना बदतर होता, जिसका तुम अभी सामना कर रहे हो। मुझे यातना देना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे दांत के बदले दांत देना पसंद है। अब शुरू करो। जैसे ही उसने यह बात कही, यांगे का पैर थोड़ा नीचे दबा और फिर यह तुरंत दिखाई दिया कि सोंग जीजी दर्द में थी। इस बीच सोंग जीजी गुस्से से चिल्लाया, उसे मार दो। इस बीच यांगी ने अचानक अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमकी और फिर एक अर्ध सम्राट का सिर जो हमला करने वाला था, तुरंत हवा में उड़ गया, जबकि उसके पीछे खून का एक फव्वारा बह निकला। यांगे ने साइक्लोप्स मर्स के अन्य सदस्यों की ओर देखा और कहा, स्थिर खड़े रहो, हिलो और मरो। उनके हाव भाव बदल गए, जबकि उनकी आंखों में सदमा और डर भर गया। आखिरकार एक अर्ध सम्राट को एक पल में मार डालने की ताकत स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। यांग ये ने उन्हें नजरअंदाज किया और सोंग जीजी की ओर देखा, उसे खिलाओ। यांग ये की बात सुनकर ये लियुयुन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक पल में एक आदमी आगे बढ़ा और उसने सोंग जीजी के मुंह की ओर बेसिन बढ़ाया। रुको, सोंग जीजी चिल्लाए, रुको, रुको। बेशक किसी ने नहीं रोका। वे साइक्लोप्स सोंग जीजी को खाना खिलाते हुए देखते रहे। लगभग 15 मिनट बीत गए, तब जाकर बेसिन खाली हुआ। डकार। इस बीच सोंग जीजी ने डकार ली और फिर जो कुछ उसने अभी अभी निगला था, वह तुरंत उसके मुंह से बाहर आ गया। सोंग जीजी ने कुछ नहीं कहा। वह बस यांग ये को देखता रहा, फिर भी उसकी आंखों में कोई आक्रोश नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ अत्यधिक शांति थी और ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति नहीं था जिसने अभी अभी 5 किलोग्राम मल खाया था। यांग ये ने सोंग जीजी को देखा और हंसते हुए कहा, क्या आप यह सोच रहे हैं कि भविष्य में आप मुझसे कैसे बदला लेंगे? सोंग जीजी के हाव भाव एक पल में बदल गए और फिर उसने एक विनती भरी नजर दिखाते हुए कहा, बड़े भाई, मैं गलत था। मैंने अनजाने में आपको नाराज कर दिया और अब मुझे सजा मिल गई है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि बड़े भाई मुझ पर दया करेंगे। मैं अपने साइक्लोप्स मर्स को आपके साथ शामिल करने के लिए तैयार हूं, बड़े भाई, और ईमानदारी से आपकी सेवा करने के लिए। आपका अभिनय बुरा नहीं है। यांग ये ने आगे कहा, दुर्भाग्य से यह मुझ पर काम नहीं करेगा।
जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, सोंग जीजी को पता चल गया कि उसकी किस्मत नहीं बदली जा सकती। इसलिए उसके चेहरे पर तुरंत ही उग्रता आ गई और वह नाराजगी से बोला, मैं अनुभव करना। वह अभी एक शब्द भी बोल नहीं पाया था कि तभी एक प्रकाश की किरण चमकी और फिर उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। यांग ये ने अपनी तलवार रख दी और साइक्लोप्स मर्ज के अन्य सदस्यों की ओर देखने लगा। आत्मसमर्पण करो और जीवित रहो, प्रतिरोध करो और मर जाओ। ये लियू युन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और स्वॉर्ड एलायंस के सदस्यों ने तुरंत साइक्लोप्स मर्ज को घेर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, उन सभी ने यांग ये के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उनमें से एक अनिच्छुक था और उसने भागने का विकल्प चुना था और फिर उसे एक पल में मार दिया गया। उनमें से कोई भी मरना नहीं चाहता था। जब सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो यांग ये ने कहा, शहर में प्रवेश करो। क्लाउडफॉल सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, और यह केवल कुछ 100,000 लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि, यह यांग ये के समूह के लिए अस्थायी रूप से पर्याप्त था। शहर के भीतर व्यवहारिक रूप से कोई भी नहीं था, और भले ही उन्होंने कुछ आकृतियां देखी हों, वे लोग साधक थे जो आत्मिक ऊर्जा की कमी के कारण नष्ट होने वाले थे। एक बार जब वे शहर में दाखिल हुए, तो एलियुन के आदेश के तहत सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया गया, और सभी आवश्यक काम उनके बीच बांट दिए गए। इससे उन्हें येलियुन की नेतृत्व करने की क्षमता पर और भी अधिक विश्वास हो गया। यांग ये भी बहुत संतुष्ट था। एक साधारण हॉल में, यांग ये एक कुर्सी पर बैठे थे जबकि येलियुन उनके सामने खड़ी थी। येलियुन ने कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तलवार मास्टर? उसकी आवाज में सम्मान की झलक थी। वह एक चतुर व्यक्ति थी और आमतौर पर जानती थी कि कैसे व्यवहार करना है और क्या करना है। यांग ये ने अपने सामने की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। ये लियुन एक क्षण के लिए झिझका और वहीं बैठ गया। यांग ये ने उसे बहुत देर तक देखा और कहा, मिस ये, आप एक समझदार व्यक्ति हैं। सच कहूं तो आप उन सभी में से एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे आपकी कद्र करने में सक्षम हैं। अब चलो एक ईमानदार बातचीत करते हैं। ये लियुन ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, ठीक है। यांग ये ने सिर हिलाया, मिस ये, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं आपके सच्चे विचार जानना चाहता हूँ। ये लियुन थोड़ी देर चुप रही और बोली, मेरे पास कोई विशेष योजना नहीं है। मैं बस अपने साथियों का नेतृत्व करना चाहती हूँ और साथ मिलकर जीवित रहना चाहती हूँ। यांग ये ने खड़े होकर कहा, यह दुनिया एक पिंजरा है जिसने सभी को यहाँ कैद कर रखा है। भले ही आप सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर लें, लेकिन इस दुनिया से बाहर निकलना असंभव है। मिस ये, आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में सूखने के कगार पर है ना? एक बार ऐसा होने पर हम सभी बिना किसी अपवाद के मर जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप इसका खंडन नहीं करेंगे, है ना? ये लियुन ने यांग ये को देखा और कहा, तलवार मास्टर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यांग ये मुस्कुराई, क्या तुम इस दुनिया को छोड़ना चाहते हो? वह अचानक खड़ी हो गई और लंबे समय तक यांग ये को देखती रही। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? आगे बढ़ो। यांग ये ने सिर हिलाया। ये लियुन ने पूछा, क्या आपके पास किसी का समर्थन है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। वह कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने पूछा, आप कहाँ से हैं? यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर जवाब दिया, इस दुनिया के बाहर से। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, और वह यांग यी को बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने एक गहरी सांस ली। एक आखिरी सवाल, क्या आपने तलवार गठबंधन की स्थापना इसलिए की क्योंकि आप इस महाद्वीप की छठी डायमंड रैंक की शक्ति बनना चाहते हैं? यांग ये ने हंसते हुए कहा, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम इस दुनिया में नंबर 1 शक्ति बन भी जाएं? मेरा उद्देश्य सभी को इस दुनिया से बाहर ले जाना है। मिस ये, आपको बाहरी दुनिया भी देखनी चाहिए, है ना? ये लियुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, हजारों सालों से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तब तक नहीं पहुंचा था। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा, अब मैं यहाँ हूँ। काफी समय बीतने के बाद ये लियुन ने धीरे से उसके सामने घुटने टेके और कहा, मैं, ये लियुन, आपके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेता हूँ। यांग ये ने उसे सहारा दिया और कहा, मेरा चरित्र तलवार गठबंधन का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन आप बेहद उपयुक्त हैं। तलवार गठबंधन में बहुत से लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि चीजें अभी कैसी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बदल सकते हैं। इसके अलावा, मुझे उम्मीद है कि हर कोई जल्द से जल्द मजबूत हो सकेगा। संत और अर्ध सम्राट बहुत कमजोर हैं। न केवल वे इस दुनिया में जीवित रहने में असमर्थ हैं, बल्कि उनके लिए इस दुनिया के बाहर जीवित रहना बिल्कुल असंभव है। यांग ये ने उसकी ओर एक स्थानिक अंगूठी फेंकी और आगे कहा, मैंने डार्क स्काई सेक्ट से प्राप्त 5000 बैंगनी क्रिस्टल में से 1000 रख लिए हैं, और तुम बाकी का प्रबंधन कर सकती हो। ये लियुन ने मना नहीं किया और स्थानिक अंगूठी ले ली। आखिरकार, शहर को अभी कई चीजों के लिए बैंगनी क्रिस्टल की जरूरत थी, और 4000 वास्तव में पर्याप्त नहीं थे। यांग ये ने कहा, फिलहाल, मुझे आपसे 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले, सभी को मजबूत बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
मैं बाद में शहर में स्पिरिट नस को रिलीज कर दूंगा। आप हमारे उन सदस्यों को कुछ वायलेट क्रिस्टल बांट सकते हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं या जिनके पास अच्छी प्राकृतिक क्षमता है। उन्हें पहले आगे बढ़ने दें। जहां तक इन सब का प्रबंधन करने का सवाल है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। दूसरा, मुझे किसी चीज के बारे में जानकारी जुटाने में मदद करें। इसे स्टेलस स्वॉर्ड डायग्राम कहते हैं। तार्कीय तलवार आरेख। ये लियून ने आश्चर्य से कहा, तलवार मास्टर, आप तार्कीय तलवार आरेख की तलाश कर रहे हैं। अध्याय 1180 मरो। तुमने इसके बारे में सुना है? यांग ये ने थोड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ये लियून ने सिर हिलाया, डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर किसी ने इसके बारे में नहीं सुना है। यांग ये हैरान था, क्यों? उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर बोली, किंवदंती के अनुसार इतने साल पहले एक ताओवादी वेश में एक बूढ़ा आदमी इस दुनिया को नष्ट करने का इरादा रखता था, और पूरे महाद्वीप के अनगिनत विशेषज्ञ बूढ़े आदमी को रोकने के लिए एक के बाद एक आगे बढ़े, लेकिन वे सभी मारे गए। अंत में महाद्वीप के पिछले नंबर 1 विशेषज्ञ, तलवार के देवता जियान वूजी, हमारे क्षेत्र के बाहर से वापस यहां आ गए। उन्होंने तार्कीय तलवार आरेख को सक्रिय किया और तलवार की ऊर्जा बनाने के लिए तारों से अनंत ऊर्जा खींची। उस दिन डार्क हेल कॉन्टिनेंट के ऊपर और बाहर का आसमान तलवार की ऊर्जा से ढका हुआ था, और उस लड़ाई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये लियूयुन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया जबकि उसकी आवाज में निराशा की झलक सुनाई दे रही थी। अंत में बूढ़ा आदमी गायब हो गया जबकि जियान वूजी आसमान से नीचे गिर गया। जहां वह गिरा था उसके आसपास का 50,000 किलोमीटर का क्षेत्र भयानक तलवार के इरादे से ढका हुआ है, और इसे गॉडफॉल कहा जाता है। यह डार्क हेल कॉन्टिनेंट का नंबर 1 निषिद्ध क्षेत्र भी है, क्योंकि गॉडफॉल माउंटेन पर तलवार का इरादा इतना मजबूत है कि सम्राट भी इसके शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हैं। यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा क्योंकि ये लियूयुन ने जो संस्करण उसे बताया था वह लेडी के संस्करण से बहुत मिलता जुलता नहीं था। बेशक उसने लेडी के संस्करण का पक्ष लिया। आखिरकार बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी खलनायक जैसा नहीं लग रहा था। अगर डार्क हेल कॉन्टिनेंट के निवासियों ने कुछ नहीं किया होता तो बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करता। हालांकि यांग ये को अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत पूछा, स्टेलस वॉर्ड डायग्राम गॉडफॉल में है? यह केवल वहां होने की संभावना है। उसने आगे कहा, यह सबसे संभावित स्थान है क्योंकि जियान वूजी कई साल पहले वहां गिर गया था। पिछले दसियों हजार सालों में अनगिनत विशेषज्ञ स्टेलस वॉर्ड डायग्राम प्राप्त करने के इरादे से वहां गए हैं। क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति उस दिव्य खजाने को प्राप्त कर लेता है तो वह डार्क हेल कॉन्टिनेंट को घेरने वाली रहस्यमयी शक्ति को तोड़कर महाद्वीप से बाहर निकल सकता है। हालांकि इतने सालों में कोई भी सफल नहीं हुआ है। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मुझे अभी भी वहां जाना है। ये लियून ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, तलवार मास्टर, आप तार्कीय तलवार आरेख के लिए इस दुनिया में आए हैं? यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर स्टेलस वॉर्ड डायग्राम यहाँ नहीं होता तो भी मुझे यहाँ आना पड़ता। वह हैरान थी, क्यों? स्वर्ग दाव मेरे अस्तित्व को बर्दाश्त करने से इनकार करता है। यांग ये ने ठहाका लगाया और फिर वह गंभीरता से बोला, मिस ये, मेरी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन यह इस दुनिया में नहीं है। हालांकि मेरी नेतृत्व क्षमताएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आपके पास जो क्षमता है उससे तलवार गठबंधन का प्रबंधन करना आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। तलवार गठबंधन की वर्तमान ताकत बहुत कमजोर है। ये लियून ने गंभीरता से कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने अपनी छाती थपथपाई। छोटा सफेद ड्रैगन तुरंत वहां से निकल आया। यांग ये ने छोटे सफेद ड्रैगन को ये लियून को सौंपते हुए कहा, इसमें अपनी बुद्धि है, लेकिन इसने एक बार अपनी आज़ादी खो दी थी और हजारों सालों तक इसे रोक कर रखा गया था। इसलिए इसकी आज़ादी पर प्रतिबंध न लगाएं और जब तक यह शहर के भीतर है तब तक यह ठीक है। जैसे ही उसने कहा, यांग ये छोटे सफेद ड्रैगन के पास गया और उसके सिर पर हल्के से थपथपाया, तुम्हें शहर में ही रहना होगा और बाहर नहीं जाना होगा, अन्यथा तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, समझे? सफेद ड्रैगन ने तुरंत सिर हिला दिया। सिर्फ इस बात से कि उसकी आज़ादी पर कोई प्रतिबंध नहीं था, वह बेहद खुश था। ये लियून ने पूछा, क्या यह भागने की कोशिश करेगा? सफेद ड्रैगन ने तुरंत पलटकर ये लियून को घूरा और फिर यांग ये को देखा। उसने आज्ञाकारी भाव प्रकट किया, मानो कह रहा हो कि वह निश्चित रूप से भागेगा नहीं। यांग ये ने हंसते हुए कहा, अगर तुम भाग गए तो मैं उसे तुम्हारी तलाश करने दूंगी। उस समय वह तुम्हें खा जाएगी। सफेद ड्रैगन को साफ साफ समझ आ गया कि यांग ये स्ट्रोई के बारे में बात कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत एक भयभीत भाव प्रकट किया और जल्दी से अपना सिर हिलाकर यह प्रदर्शित किया कि वह भागेगा नहीं। यांग ये जोर से हंसा और फिर उसने सफेद ड्रैगन के सिर पर थपथपाया, मिस ये, अब आप इसे ले सकती हैं। ये लियूयुन ने यांग ये को थोड़ा सा झुकाया और फिर वह छोटे सफेद ड्रैगन को अपनी बाहों में लेकर हॉल से बाहर चली गई। ये लियूयुन के जाने के ठीक बाद म्यूकैंगलान, नानशूंग और गुलैन अंदर आए।
यांग ये ने उन्हें देखा जब म्यू कैंगलान उनके पास आया और फिर उसने उनकी दिशा में एक अंगूठी उठाई। यांग ये ने उसकी ओर देखा लेकिन उसे नहीं देखा। जब गुलान और नानशूंग ने यह दृश्य देखा तो उनके हाव भाव बदल गए और नानशूंग ने जल्दी से कहा, मत नाराज मत हो, ठीक है। बड़ी बहन कैंगलान द्वारा आपकी संपत्ति ले जाना गलत था। मैं यांग ये ने हंसते हुए अंगूठी ली और नानशूंग को टोकते हुए कहा, क्या मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ? उसने म्यू कैंगलान की ओर देखा और कहा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम एक ही पक्ष में हैं, इसलिए हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। म्यू कैंगलान ने यांग ये की ओर देखा, हल्के से सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। नानशूंग और गुलान ने यह दृश्य देखकर तुरंत राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यांग ये उनसे दुश्मनी रखेगा और उन्हें सच में डर था कि वह उसे मार देगा। यांग ये ने उनमें से प्रत्येक पर 100 बैंगनी क्रिस्टल फेंके। ऐसा लगता है कि आप तीनों की साधना में बाधा आ गई है और आपके आगे न बढ़ने का एकमात्र कारण बैंगनी क्रिस्टल की कमी है। इस समय उसने म्यू कैंगलान को देखा, तुम्हारी ताकत खराब नहीं है। भले ही तुम अर्ध सम्राट क्षेत्र में नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास अर्ध सम्राट की ताकत है। यदि तुम अर्ध सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, तो तुम्हारी ताकत निश्चित रूप से सामान्य अर्ध सम्राटों से कहीं अधिक होगी। मिस्ये के लिए तलवार गठबंधन का प्रबंधन करना आसान नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी अच्छी तरह से सहायता करोगे। म्यू कैंगलान ने यांग यी की ओर देखा, बैंगनी क्रिस्टल लिया और फिर थोड़ा झुका। तो मैं उन्हें भी ले जाऊंगी। गुलान ने ठहाका लगाया। उसने बैंगनी क्रिस्टल लिए, एक पल के लिए झिझकी और फिर कहा, उफ उफ, तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगे, है ना? आखिरकार मैं तुम्हें पहले भी मारना चाहती थी और मैंने अक्सर नानशून के सामने तुम्हारी बुराई की थी। यांग ये मुस्कुराया, क्या आप चाहते हैं कि मैं आप पर गुस्सा हो जाऊं? गुलान ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। गुलान और म्यू कैंगलान को हॉल से जाने में ज्यादा समय नहीं लगा और सिर्फ यांग ये और नानशून ही रह गए। नानशून ने धीरे से कहा, तो आप वास्तव में इतने मजबूत थे? यांग ये मुस्कुराया, आपने तो यह भी कहा कि मैं शेखी बघार रहा था। नानशून का चेहरा लाल हो गया और वह धीरे से बोली, उस समय इतनी बुरी हालत में होना तुम्हारी गलती है। इसके अलावा तुम अक्सर ऐसे व्यवहार करती थी जैसे तुम कमजोर हो। मैं नाटक नहीं कर रहा था, मैं उस समय वास्तव में कमजोर था। यांग ये ने उसे देखा, जबकि उसकी आंखों में कोमलता का एक निशान देखा जा सकता था। अगर तुम नहीं होती, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन कैंगलान द्वारा मारा जा सकता था। अगर तुमने मुझे बाद में मेरे शरीर की मरम्मत के लिए अपने बैंगनी क्रिस्टल नहीं दिए होते, तो मैं शायद अभी भी अपने शरीर को बहाल करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल की तलाश में पूरी दुनिया में भटक रहा होता। सच कहूं तो मैं वास्तव में आभारी हूं। नानशून ने यांग ये की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम इतनी विनम्र क्यों हो गई हो? मुझे भी लगता है कि यह काफी अजीब है। यांग ये ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मदद या कुछ और चाहिए, तो मिस ये को ढूंढो या सीधे मेरे पास आओ। नानशून ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद नानशून चले गए और फिर यांग ये मुड़े और हॉल के भीतरी कक्ष में प्रवेश किया। वह जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गए और फिर उन्होंने अपने सामने 100 बैंगनी क्रिस्टल रखे और पागलों की तरह उनके भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गए जो उनके शरीर में प्रवेश कर गए और छोटे भंवर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गए। उसके बाद बैंगनी ऊर्जा के धागे यांग ये के शरीर में वापस भेजे गए। यांग ये ने ऊर्जा का उपयोग संत दायरे के मध्य श्रेणी में चार्ज करने के लिए नहीं किया, बल्कि उसने इसका उपयोग अपने शरीर को शांत करने के लिए किया। अगर वह अभी संत दायरे के मध्य श्रेणी में चार्ज करने की कोशिश करता, तो उसके लिए सफल होना वास्तव में बहुत आसान होता। आखिरकार चून की स्वर्ग दाव उसकी प्रगति को रोकने के लिए यहाँ नहीं था, इसलिए अगर उसके पास पर्याप्त बैंगनी क्रिस्टल होते, तो अर्ध सम्राट दायरे में चार्ज करना भी कोई समस्या नहीं होती। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। वह अभी भी नहीं भूला था कि लेडी ने उससे क्या कहा था। उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ी थी, इसलिए उसके भीतर छिपी हुई समस्याएं थीं। हालांकि संत क्षेत्र में उसकी अप्रत्याशित उन्नति ने उसके आधार को ज्यादा प्रभावित नहीं किया, फिर भी यह थोड़ा प्रभावित हुआ। इसलिए अगर वह साधना के उच्च क्षेत्रों में आगे बढ़ता, तो इससे उसकी ताकत में सुधार होता, लेकिन दीर्घकालिक परिणामों ने उसके नुकसान को उसके लाभों से ज्यादा कर दिया। इसलिए उसने अभी के लिए अपनी साधना को मजबूत करने का फैसला किया। एक बार जब वह अपनी नींव को पूरी तरह से मजबूत कर लेगा, तो उसने अर्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। वह छोटा भंवर उसके भीतर धीरे धीरे घूम रहा था, जबकि आधी बैंगनी ऊर्जा उसके भीतर से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल रही थी और फिर बैंगनी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई। प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा का उपयोग शरीर की मरम्मत के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग शरीर को शांत करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि एक बार जब उसका शरीर दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया, तो इसका प्रभाव बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए उसने इससे पहले अपने शरीर को शांत करने के लिए शायद ही कभी प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा का उपयोग किया हो।
लेकिन जबकि इसका प्रभाव बहुत कमजोर था, फिर भी यह प्रभावी था। इसके अलावा प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा न केवल उसके शरीर को शांत करने में सक्षम थी, बल्कि यह उसके शरीर को बदल भी सकती थी। उसकी शिरोबिंदु और हड्डियां इतनी मजबूत थीं, इसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें आदिम बैंगनी ऊर्जा द्वारा संशोधित किया गया था। यह कहा जा सकता है कि उसकी हड्डियां और शिरोबिंदु सामान्य लोगों की हड्डियों से भिन्न थे। अंत में, उनकी साधना में तेजी से वृद्धि के कारण उनकी नींव की अस्थिरता इस तथ्य के कारण हुई कि उनकी मेरिडियन और हड्डियां उनकी साधना की प्रगति के साथ तालमेल नहीं रख सकीं। यह एक घर बनाने जैसा था। इसकी नींव भी ठोस नहीं थी, लेकिन निचली मंजिल पहले से ही बन रही थी। शुरुआत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के पूरा होने के साथ साथ यह अंतहीन समस्याओं को जन्म देगा। इसलिए उन्हें अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करना पड़ा। समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। अपनी नींव को मजबूत करने के अलावा, यांग यी ने पिछले कुछ दिनों में अपनी तलवार की तकनीक और ब्रिंक लॉ के उपयोग का अभ्यास किया था। खास तौर पर ब्रिंक लॉ, क्योंकि इसे डेथ बाय ए थॉट के अंतिम संस्करण के अलावा उसका सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड माना जा सकता है। आखिरकार, डेथ बाय ए थॉट का अंतिम संस्करण, उसकी ताकत और उसकी तलवार की मंशा सम्राटों के लिए खतरा बन सकती है। खास तौर पर उसकी तलवार की मंशा उसके कगार पर। जब से उसने इसे समझा था, उसने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ तलवार की मंशा कगार पर थी, जो उसकी ताकत के बराबर थी, इसलिए अगर वह अपनी दोनों मंशाओं को मिला दे और उन्हें कगार पर ले आए, तो उनकी ताकत। बेशक, उसने अभी तक इसकी कोशिश नहीं की थी क्योंकि दो तरह के इरादों को कगार पर लाना उसके लिए अभी भी काफी खतरनाक था। लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं था क्योंकि अगर वह तलवार के दायरे में रहकर अभ्यास करता तो वह अपने सामने आने वाले खतरे को कम से कम कर सकता था। यांग ये को वास्तव में लगा कि तलवार डोमेन की यह विशिष्ट क्षमता बेहद भयानक थी। यदि उसे तलवार क्षेत्र और अपने दो इरादों के बीच चयन करना हो, तो वह निश्चित रूप से तलवार क्षेत्र को ही चुनेगा। 5 दिन बाद, क्लाउड फॉल सिटी के ऊपर आकाश में एक भयावह दबाव का घेरा दिखाई दिया। एक सम्राट आ गया था। जो लोग मेरे प्रलयकालीन शहर का अपमान करेंगे, वे मारे जाएंगे। शहर के ऊपर आकाश में एक आवाज गूंजी। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और हॉल के भीतरी कक्ष में पैर मोड़कर बैठ गया, और उसने कहा, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। चूंकि तुम आ ही गए हो, तो अपना जीवन पीछे छोड़ दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये धीरे से खड़ा हुआ और बाहर की ओर चलने लगा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।